सपोज करें आपने पाइथन पढ़ी तो फिर नोटबुक पे कॉलेज को आपने कोड लिखना सीखा, तो एट द एंड आपने ये कंसीडर करना है इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूँ किसी प्रोसेस में, और वो प्रोसेस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट कैसी प्रॉब्लम है तो मुझे इससे कमाया जा सकता है, तो वो आप उसका एंडिंग भी कर सकते हो। तो और सपोज बाइनेंस आप लोगों ने चलाई, बाइनेंस की एप्लीकेशन चलाई थी ना मोती लोगों ने, तो जो बाइनेंस का बड़ा प्रोसेस है कि आपने उस पर कॉइन खरीदने, ट्रेड लगानी है, ट्रेड लगाने के बाद उसको देखना है, देखने के बाद ट्रेड ऑफ करनी है, सही ऑफलोड करनी है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेस का बिजनेस होता है। अगर अभी मैं आपको कोई टास्क दे दूं कि अकाउंट कौन सा मतलब रिकंसिलिएशन का एप्लीकेशन बनानी है, ये भी ना कितना भी टेक्निकल, आपको क्या पता अकाउंट रिकंसिलिएशन का एप्लीकेशन क्या होना है। आप अकाउंट रिकंसिलिएशन का प्रोसेस देखेंगे, उसके एरर्स देखेंगे, फिर आप देखेंगे इसको मैं टेक्निकली कैसे सॉल्व कर सकता हूं, फिर आप कोड करना शुरू करेंगे और कोड में सारे फॉर्मूले लिखेंगे, आप देखेंगे सारे लॉजिक लिखेंगे, फिर अपनी डेट को और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसको मैच करेंगे और बदले में सॉफ्टवेयर पूरा बना के दे देंगे। तो इसमें आपने ये पूरा प्रोसेस करना है। तो उसके जो स्टेप्स होंगे ना, वो स्टेप्स आपको कैसे पता लगेंगे, क्योंकि आपको उस प्रोडक्ट की बिजनेस नॉलेज है कि इस प्रोडक्ट का बिजनेस क्या है, बिजनेस कैसे चल रहा है। तो आज से ही ना आप लोग एक टास्क को अपने पास रख लें कि थिंकिंग स्टार्ट कर दें, ये आपका आज के दिन से ये काम है। थिंकिंग आपके क्या स्टार्ट करनी है, जैसे मैं आपको बता रहा सवाल पे, आप अपने सब घर से आ रहे हैं, रास्ते में येलो कलर की कार कितने लोगों ने देखी, किसी ने नहीं देखी, और हो सकता है येलो कलर की गाड़ी आपके सामने से गुजरी हो, लेकिन आपका फोकस वो नहीं है ना, आपका फोकस क्लास में आना है, तो आपको क्या चलेगा जितना येलो कलर की गाड़ी गुजरी या रेड कलर की गुजरी या पिंक कलर की गुजरी। तो इसीलिए आप लोगों को नहीं मालूम कि येलो कलर की गाड़ी किसने चली, बहुत ही लोगों के सामने से गुजरी होगी। लेकिन अगर अभी आप घर पे जाएंगे क्योंकि आपके माइंड में येलो कलर की गाड़ी आ गई है, तो आप जाते हुए शायद आप में से 80% कोड है रास्ते में। तो ये क्या होता है, जब आपके पास थिंकिंग में कोई चीज आ जाती है और आप उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज फिर आपको कहीं भी मिल जाती है। तो ये आपको टास्क है कि अभी से ये सोचना शुरू कर दें कि जो चीजें मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं कहाँ पर यूज कर सकता हूँ, कहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है अभी इम्प्लीमेंट करना, लेकिन प्रोसेस चैनल थॉट्स आपके भी स्टार्ट हो सकती है कि मैं इसको पढ़कर ये चीज में ऐड करूंगा, ये वाला प्रोसेस करूंगा, ये वाला मतलब साइड चीजों में इसको टेस्ट करूंगा। तो ये अभी से आप लोग स्टार्ट करें ताकि आप रियल मार्केट से कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो रहे हो कि भाई जो मैंने पढ़ा है वो मैंने पढ़ा है। सपोज करें मैं ग्रुप में देख रहा था कि कार्ड किसी ने बनाया है, कार्ड्स कार्ड का प्रोग्राम है। मैं लास्ट क्लास में आया था, मैं लॉकडाउन से हो रहा आज सर में, लेकिन सरकार से मार्केट लेवल एआई के हेड है, तो वो उनके वजह में डिसीजन होती है, उन्होंने काम अच्छी हुई, फिर भी मुझे इन्फॉर्मेशन सारी ग्रुप से मिली कि आप लोग कार्ड्स बना देते हैं, मतलब कोई ना कोई प्रिंट करके डिजाइन बना देते हैं। तो वो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा था, किसी ने एक सर्विस लगाई थी आप में से, मुझे नहीं पता कौन सा आपसे, मैंने कहा होता है कि अगर किसी को कार्ड प्रिंट करवाना है तो मैं बना के दूंगा। तो मैं इस तरह का उसको कमर्शियलाइज कर रहा था, वो कोई नहीं आ बैठे नहीं बैठा हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि आप बिजनेस किसी भी लेवल पे सोच सकते हैं कि अगर मैं कार्ड प्रिंट कर सकता हूँ, अच्छा आर्ट बना सकता हूँ, अगर मैं इनका आर्टिस्ट से ग्रो करवा दूँ, जाहिर सी बात उसमें टाइम लगता है, मार्केट की डिमांड है कि कहीं ना कहीं आपको एक हाई प्रिसिजन इमेज चाहिए होती है, क्योंकि कोई लोग पैनाप्लेक्स प्रिंट हो रहा है, कार्ड प्रिंट हो रहा है, 10 चीजों में चाहिए होती है। तो अगर आप जनरेट करके दे सकते हो तो इसका मतलब उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट करा जा सकता है। ऐसा मैंने ग्रुप में देखा आप लोगों की कोई डिस्कशन चल रही है। तो आप रेवेन्यू में कन्वर्ट करना या किसी बिजनेस में कन्वर्ट करने का कभी भी सोच सकते हैं कि आपके थॉट प्रोसेस के अंदर होगा कि जो मुझे आता है उसको मैं कहाँ पर कैश कैश कर सकता हूँ, कैश कर सकता हूँ। जरूरी कैश कर सकता हूँ, इस बात को रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं, कैश का आप में से मोस्टली लोग पाइथन पढ़ाते हैं, कितने लोग हमें टीचर है कहीं ना कहीं कुछ भी पढ़ाता हूँ, मतलब किसी भी स्कूल में नहीं टीचिंग का कोई ना कोई काम कर रहा है, बढ़िया टीचर तो होते हैं, एक थोड़ा मेंटल बड़ा करना है, अच्छा सिर्फ हिंदी के टीचर मॉर्निंग में ज्यादा थे। तो सपोज करा है कोई भी फील्ड में टीचिंग कर रहे हैं, तो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास अगर अभी तो आपने पाइथन क्लास में पढ़ेगी, ये भी आप वहां पर पढ़ाना शुरू कर दो और एक दिन ही पढ़ा दें, एक्स्ट्रा टाइम में भी मैं सबको एक दिन जमा करके पढ़ा दें, तो ये डिमांडिंग है। कुछ मिला ना मिले आपको रिस्पेक्ट तो मिल जाएगी, हो सकता है उसकी क्रिएट भी कर दें। तो उसका मतलब ये है कि ये जो थॉट प्रोसेस है बिजनेस का, ये आप कभी भी ला सकते हैं, कभी भी आपके माइंड मानते हैं सीधी आप लोग ये डाल दे रहे हो, कभी सब थिंकिंग स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग मैंने कमाने का नहीं कहा, मैंने थिंकिंग क्या कहा है, एक प्रोसेस,
जब आप टेक्निकल चीजें पढ़ रहे हो तो किस प्रोसेस में आप उसको इम्प्लीमेंट करके प्रोडक्ट को शेप में ला सकते हो। तो प्रोडक्ट कब आती है जब आप कोई बिजनेस की थिंकिंग करते हो, टेक्निकल प्रोसीजर के थ्रू उसको शेप में लाते हो, जो शेप मार्केट में यूज हो सकता है वो प्रोडक्ट आपकी बन जाता है, वो इस्तेमाल हो सकती है। तो ये इस्तेमाल हो सकती है, आप मतलब कोई अच्छा फाइनेंस का डेवलपर जिसको बिजनेस नॉलेज नहीं है, बट टू वो जिसको बिजनेस नॉलेज है, थोड़ी सी फाइनेंस सीख के वो उस बिजनेस को कन्वर्ट करता है तो वो आपसे ज्यादा फायदे होगा, तो प्रोडक्ट बना सकता है। और आपके फायदे जो है हो सकता है आपको हायर कर ले, हो सकता है पार्टनर बना ले, वो फाउंडर बना ले, तो आप ज्यादा टेक्निकल है, आप चीजों को ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हो वो होती है यूजर जर्नी। मतलब यूजर किस तरीके से आपकी प्रोडक्ट से आगे कनेक्ट कर रहा है, किस किस पॉइंट पर लैंड कर रहा है, किस किस पॉइंट से फ्लोटिंग कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, और एट टाइम उसका टास्क कंप्लीट हो रहा है। यूजर जर्नी क्या है, आप घर से निकले तो यहाँ पर आया क्लास में, तो ये जो आपका रोड यूज करा, कहाँ पर आप रुके, कहाँ पर आपने बस में बैठे, कहाँ पर आप बस से उतरे, फिर आपने स्टॉप चेंज करा, दूसरी बस की, दूसरी बस में बैठे, फिर वहां पर आपसे कुछ आया, तो ये जो पूरा आपका प्रोसेस है ना इसको हम यूजर जर्नी बोलते हैं। यही चीज आपकी जब डिजिटल आ जाती है, कोई एप्लीकेशन की जरूरत आ जाती है तो उसको क्या यूजर जर्नी बोलते हैं। यही चीज आपके जब बैकएंड पे आ जाती है तो बैकएंड में भी आप उसको जर्नी बोलते हैं या उसको आप बिजनेस बोलते हैं। और ये कि मेरा बिजनेस है कि पहले ये प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होगा, ये सारे पैरामीटर, अगर लोन लेने आप मार्केट में जा रहे हो तो इन 6 पैरामीटर्स पे आपको लोन मिलेगा अगर आप फुलफिल करते हैं, तो ये कंप्लायंस है, ये सारा आपका रेपो रेट है, स्टेटमेंट की तरफ से। ये बिजनेस है। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट यूजर जर्नी। अब आप ये देखें, मुझे मेरे एक दोस्त ने इन्फॉर्म करा एडवर्टाइजमेंट में कि जो लोग कभी स्कूल भी नहीं गए वो फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, और पूरा पूरा ग्रुप है थोड़े से भी शायद आपने उसको देखा होगा, इसमें तो जान फॉरेक्स की ट्रेडिंग करते हुए बिजनेस देखा पहले। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि जिन लोगों ने कभी स्कूल नहीं गए वो फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपने पैसे भी नहीं कर रहे, बल्कि टेलीग्राम पे किसी और इन्वेस्टर को रिकॉर्ड करके उसके पैसे लेके वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब उन्होंने फॉरेक्स की जो भी वो ऐप यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, उस ऐप ने कितना सिंपल उनका यूजर इंटरफेस बनाया हुआ है, जर्नी बनाई हुई है कि आपने इस पर क्लिक करके बाय लगानी है, तो क्लिक करके सेल लगाना है, नंबर देखना है, कितने डॉलर लगाना है, $2000 लिखा बाय, वो वहीं से सेल, बाय से तो पता है बाय से का गेम है खाना, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस तुक्का लगेगा काम होना है, फिर अपने पैसे बदल ही करना दूसरे पैसे में। तो कितना सिंपल प्रोसेस हो गया एक तरीके से। तो ये चीज कैसे पॉसिबल हुई कि किसी ने बिजनेस देखा, उस बिजनेस को टेक्निकल तरीके से सॉल्व करा, और सॉल्व होते होते इनोवेशन कहाँ आती है जब आप किसी बिजनेस को समझते हो और उस बिजनेस को किसी भी टेक्निकल तरीके से डेवलप करते हो। डेवलप करते हो आप मार्केट की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को देखते हो और उसको डेवलप करने के दौरान अपनी प्रोडक्ट में मतलब एक यूनिक सेलिंग पॉइंट लाने के लिए उस प्रोडक्ट में छोटी छोटी सी चीजें सॉल्व करते हो और मार्केट का बड़ा यूज केस बन जाती है, इसको हम इनोवेशन बोलते हैं। हमारी मार्केट में फिलहाल ये इनोवेशन होती है। तो इनोवेशन करने से पहले आपका स्टार्ट जो होती है कहानी थिंकिंग से होती है। जब आप थिंकिंग करोगे तो ही आप किसी प्रॉब्लम को समझोगे, किसी बिजनेस की जर्नी समझोगे, उसको एक प्रोडक्ट में लाओगे, प्रोडक्ट में लाएंगे, अपनी प्रोडक्ट को यूनिक बनाओगे, यूनिक बनाने के साथ साथ आप इनोवेशन करोगे। तो इतनी इंपॉर्टेंट है आपके पास बिजनेस की थिंकिंग और ये सारी चीजें। ओके, तो यकीनन कोई ना कोई बिजनेस जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसके अंदर जो मुश्किल प्रोसेस है उनको आसान बनाने के लिए कोई ना कोई आइडिया आप सोच पाए। ठीक है, तो सोचते में भी आप लोग स्टार्टअप में थे। आज के दौर में यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो कि $1,000 मिलियन रेवेन्यू जनरेट कर सकता है वो एक इंडिविजुअल पर्सन बना सकता है जो टेक्नोलॉजी में सीखता है, जनरेटिव एआई और क्लाउड नेटिव। इसकी मदद से हम जो स्टार्टअप बना सकते हैं उसकी स्केलेबिलिटी इस कदर ज़्यादा होगी दोस्तों कि आप यानी जैसे यूट्यूब पे उसमें मिलियंस बिलियन ट्रिलियंस यूजर्स आते हैं, आपकी एप्लीकेशन नहीं बढ़ती। तो सहन सेम यही कंडीशन कि हम जो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस बनाएंगे, जनरेटिव एआई एप्लीकेशन, वो इतनी स्केलेबिलिटी के साथ होगी कि मिलियंस बिलियंस यूजर्स भी आ जाएं तो हमारे सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम ऐसी फाइंड करते हैं जिसको हम स्केलेबिलिटी खुद हमारी टेंशन नहीं दी, क्लाउड नेटिव खुद हमारे लिए करेगा कुबरनेटिस की मदद से, लेकिन ये कि प्रॉब्लम को फाइंड करें।
असल जो हम काम सीख रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं, यूजर एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाना सीख रहे हैं और उसको स्केलेबल एप्लीकेशन क्लाउड नेटिव की मदद से बनाना सीख रहे हैं। तो भाई प्रॉब्लम तो फाइंड करो, बेतहाशा चीजें हैं और प्रॉब्लम्स को फाइंड करके आप लोग अभी से सोचने लगे कि यार इस स्टार्टअप की तरफ हमें जाना है। मतलब बात वही है कि सारी स्किल सेट करने के बाद सीखने के बाद आपका माइंड यही बना हुआ है कि यार मुझे जॉब करनी है, ठीक है, और जॉब करनी है सेट साहब के अंडर जिन्हें कि कुछ भी नहीं पता वो आपको किस तरह ट्रीट करेंगे सोच पाकिस्तान में। तो हम ये स्टार्ट करते हैं अपनी बॉडी की तरफ। ठीक है, तो हम कहाँ पे जाते हैं? सबसे पहले github.com पे जाते हैं। github.com पे पैरावर्सिटी में आते हैं। पैरावर्सिटी की ऑर्गेनाइजेशन में हमें रेपो मिलती है दैट क्लाउड नेटिव मॉडर्न एआई पैनल। इस रेपो पे आने के बाद हमें आना है स्टेप नंबर 7 पे, जिसका नाम है नेचर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। स्टेप नंबर 7 पे हमें मिलेगा स्टेप नंबर 2 एआई पाइथन फॉर बिगिनर्स। जब आप स्टेप नंबर 2 एआई पाइथन फॉर बिगिनर्स में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास पहला ऑप्शन है कोर्स 1 बेसिक्स। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप github.com पे आए, github.com पे पैरावर्सिटी में आए, तो ये URL बनना है github.com/पैरावर्सिटी, जो आपने अपने ब्राउज़र की सोर्स में लिखना है सर्च करते वक्त। यहाँ पर आप अपने रेपो फाइंड करिएगा क्लाउड नेटिव मॉडल में पाइथन, इसके अंदर स्टेप नंबर 07 है, इसका नाम है नेचर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। उसमें आए जब तो हमें मिला स्टेप नंबर 02 एआई पाइथन फॉर बिगिनर्स, और एआई पाइथन फॉर बिगिनर्स में आपको यहीं पे मिला है कोर्स 1 बेसिक्स के नाम से। कोर्स 1 बेसिक्स में जाते हैं, यहाँ पर कुछ जुपिटर नोटबुक्स की डायरेक्टरीज रखी है, इसमें से आप पढ़ चुके हैं 4 के बाद आपने 6 कंप्लीट कर लिया, 6 के बाद 7 कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 8 का कुछ पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। तो आज हमारी कोशिश होगी लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 9 को गो थ्रू भी करेंगे, कोड सारा चलाएंगे। पहले मैं लेसन नंबर 8 था, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ओपन हुआ, ये रहा लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8 की मैं डायरेक्टरी में आया तो यहीं पर मुझे लेसन 8 डॉट आईपी बाय एनपी मतलब इफेक्टिव पाइथन नोटबुक की फाइल मिल गई जो लेसन नंबर 8 में। इसे मैं ओपन करता हूँ, जैसे इसे ओपन करेंगे यहाँ पर आप देखें आपको सारा कोड क्या मिल जाएगा, थोड़ी देर लगाएगा। अब क्योंकि हमें काम करना है तो गिटहब पे तो काम नहीं कर सकते, यहाँ पे कोड रखा हो तो इसका जो यूआई डेवलपमेंट सोर्स में आ रहा है, देखिए मेरा स्क्रीन हाईलाइट हो रही है टॉप से, तो ऊपर हाईलाइट हो रही है सोर्स में यूआई आ रहा है, सोर्स में कॉपी करके मैं कॉलम्स पे जा रहा हूँ। कॉलम्स पे जाने का तरीका क्या है कि हम ब्राउज़र पे लिखेंगे गूगल कॉलम्स, तो पहला लिंक हमारे पास जो आएगा वो आएगा collab.research.google.com। इस लिंक को अपन क्लिक कर देंगे, हमारे पास गूगल कॉलम्स ओपन हो जाता है। जैसे गूगल कॉलम्स ओपन होगा फर्स्ट टाइम पे ये ऑप्शन देता है कि आप एक नई नोटबुक क्रिएट करें, मतलब नई फाइल क्रिएट करें कोडिंग करने के लिए। कॉलम्स ऑन हो गया है, नीचे प्लस का बटन है, प्लस के बटन के साथ अगर ऊपर भी कोई बटन है गिटहब का भी एक बटन है, इस गिटहब पे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास गिटहब का डायरेक्ट लिंक है, तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो वही लिंक ओपन हो जाएगा, ये अपने पास डाउनलोड करके ओपन कर लेता है। तो इसका फीचर है, तो मैंने गिटहब वाले पे प्लस करने के बजाय गिटहब पे है, तो गिटहब पे गया तो मुझसे पूछा भाई आपका नोटबुक का पाथ क्या है, पाथ नवी कॉपी करके लाते हैं, तो वो मैंने पेस्ट यहाँ पे कर दिया। तो इसका पूरा जो पाथ बन रहा है वो बन रहा है github.com/university/cloud-native modern AI Python, उसके बाद प्रोग्रामिंग नेचुरल प्रोग्रामिंग सेकंड नंबर 2, उसके बाद कोर्स 1 लेसन ये तो पूरा वो आगे तो आईटी वाईटी पे खत्म हो जाएगा। जो अभी कॉपी पेस्ट करा था वही था, इसको जस्ट एंटर करना है, जैसे एंटर करेंगे तो नोटबुक मेरे पास यहीं पर ओपन हो गई है और इससे जो भी बोलता हूँ यहाँ पर सामने नजर आ रहा है। नोटबुक की अच्छी ब्यूटी क्या है कि इसमें लास्ट टाइम में जो चीज़ें रन होती है वो इसमें सेव होगी नोटबुक की तरह,
में कोई हेडिंग थी, मार्कअप था, उसमें कोडिंग का कोई आउटपुट था, वो भी इसमें सेव हो जाता है। ये देखिए हर चीज सेव है, तो एक नोटबुक की तरह बन जाती है और हम इसको चंक्स में रन कर सकते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स पढ़ाने से पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा, कौन बता सकता है कितने लोग जानते हैं बड़ा जबरदस्त तरीके से कि ये वेरिएबल है एंड इसका क्या है? Just 35% क्लास, ऐसे क्यों? 35% क्लास को वेरिएबल्स की बात मालूम, बाकी लोग कितने लोगों को वेरिएबल्स क्लियर नहीं, चलो मुझे बता दो। फीमेल्स में कुछ है, बस 2-3 हैं, बॉयज में सही है। एक और सवाल पूछना है, हमारी जो ऑनलाइन क्लास होती है यूट्यूब पे वेडनेसडे को, तो आप में से कौन कौन नहीं लेता? नहीं होता, बस क्लास आप नहीं लेते, सच बताए ना, जरूरी नहीं है। अच्छा, ये तो 60% क्लास में हम इतनी मेहनत करके ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आप लोग कोई बात नहीं, बिजी हो गए तो कारोबार करना हो, है ना? कंटेनर कर रहा होगा वर्ड का, अपना वर्ड थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया तो मसला हो जाएगा, इसमें हम क्लास में आते हैं। ठीक है, वेरिएबल कंसीडर हमने क्या करा था कि आपके पास जो लैपटॉप का हार्डवेयर है, इस लैपटॉप के हार्डवेयर में कुछ कोर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट का नाम है रैम, मेमोरी। तो मेमोरी हमारे पास हमारे सिस्टम में होती है, वो होती है वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब ऐसी चीज जो टेम्परेरी होती है, जैसे चीज को बहुत स्पीड अप रिप्लेस किया जा सकता है, टेम्परेरी होती है, इसको वोलेटाइल कंसीडर करते हैं। तो मेमोरी मतलब स्पेस, स्पेस मतलब वहां पर आप कुछ रख सकते हैं, यूनिट जो मेरी बॉटल है इसमें पानी है, इसमें भी स्पेस है। तो हमें मेरे ऑफिस में मेमोरी है, जितना इसमें पानी आ सकता है। तो आप ये कंसीडर करें, अगर आपको बहुत आसान तरीके से मेमोरी समझनी है कि मेमोरी का काम क्या है, तो आप किसी शॉप को कंसीडर करें, कोई ना कोई शॉप का आप परचेजिंग करने जाते हैं। उस शॉप का पूरा सिस्टम क्या होता है? उस शॉप के पास एक काउंटर होता है और दुकान में रेक लगे होते हैं, बहुत सारे रेक में सामान होता है, यूनिट पैकेट पे क्या चल रहा है कहीं। तो काउंटर होता है जो सामने होता है और दुकान के अंदर रेक होते हैं जिसमें सारा सामान स्टोर होता है। तो मुझे ये बताया काउंटर का साइज बड़ा होता है या दुकान के अंदर जो रेक होता है, अंदर सिस्टम पूरा होता है उसका साइज बड़ा होता है? सॉरी, किसकी ज्यादा? काउंटर काउंटर बड़ा होता है, काउंटर छोटा होता है, चीजें जो होती है बाकी परमानेंट स्टोरेज होती है। तो काउंटर को किसने इस्तेमाल करता है? टेम्परेरी स्टोरेज के लिए। कोई सामान उठा के काउंटर पर रख दिया, दिखा दिया या उसको चेक कर लिया, उसको फिर वापस अपनी जगह पे रख दिया, इंस्ट्रूमेंट में टाइम दिया। तो जो टेम्परेरी आपके पास स्पेस होता है उसका आप मेमोरी कंसीडर करते हैं। तो आपके कंप्यूटर में रैम का काम भी यही है, जो भी चीज आपकी रनिंग में होती है, जो चीज ओपन होती है वो रैम यूज करनी होती है, मतलब वो टेम्परेरी काउंटर के ऊपर आ जाती है ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सकें, उसको देख सकें, उससे ट्रैक कर सकें। समझ गए? तो जब हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग के पास जरूरत होती है मेमोरी की, क्योंकि प्रोग्राम उसका ओपन है तो उसमें जितनी भी चीजें वो सब मेमोरी में जाती है, तभी वो नजर आ रही है। समझ गए? काउंटर को रखी है। अब आपके पास जो मेमोरी के अंदर आपके लिए सबसे जरूरी पार्ट होता है वो ये होता है डायनेमिक वाला पार्ट। डायनेमिक पार्ट क्या होता है कि अभी तो आपने नोटपैड लिख खोला, नोटपैड में एबीसीडी लिखी, फिर मेमोरी में गई, आपके काम चलने से काम हुई, आपने तो एबीसीडी लिखी हुई आप नजर आ रही है। लेकिन डायनेमिक पार्ट क्या होता है कि आपने कुछ डेटा स्पेसिफिक सेव करवाया, उस डेटा को आप बाद में ढूंढ सकें, उसका बोलते हैं उसकी लोकेशन, डेटा पॉइंट, तो कि डेटा की लोकेशन। तो हमें कैसे पता है? मैं घर पे गया, मैंने अलमारी ओपन करी, अपना सामान रख दिया, तुमसे दिन आया, मुझे याद ही नहीं मेरे कहाँ रखा। तो लोकेशन मुझे अलमारी कितनी याद होती है तो मैंने विजुअलाइजेशन कर ली। विजुअलाइज मतलब मुझे अलमारी अपनी आंखों से ऐसा इमेज नजर आती है, तो मुझे याद रहेगा अलमारी के नोट में रखी। लेकिन अगर कोई 0001 मुझे कोई दे दे और बोले ये 01 की जगह एक 0 रख के आ जाओ, तो 0 को मैं दोबारा ढूंढ सकता हूँ। देखिए तो इसका मतलब डेटा की लोकेशन मालूम मुझे रहे कि मैंने वो 0 कहाँ रखा, मैं दोबारा उठा के ला सकूं, ये काम करता है आपका वेरिएबल। समझ गए? तो मैंने थोड़ा यूनिक तरीके से इसमें प्रेजेंट करा है, दोनों पढ़ लिया, दोनों नहीं पढ़ा, दोनों के लिए यूनिक इंफॉर्मेशन होता है और टॉपिक भी रिपीट हो जाता है। तो वेरिएबल आपने क्या कंसीडर करा है कि आप एक एडमिशन लेने गए यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ने आपको फॉर्म दिया, उस फॉर्म पे आपने अपना एडमिशन की डिटेल्स फिल करी और यूनिवर्सिटी को दे दिया। अब सेम फॉर्म यूनिवर्सिटी ने 1 लाख प्रिंट कराया है और 1 लाख लोग सेम फॉर्म लेके सेम फॉर्म सबमिट करा रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई हर यूजर का नाम अलग है, नंबर अलग है, सीएनआईसी नंबर अलग है, एड्रेस अलग है, फादर नेम अलग है, फिर यूनिवर्सिटी ने क्यों हर यूजर को सेम फॉर्म दे रहे हैं?
स्पेशलाइज्ड फॉर्म क्यों नहीं दे रहा है यूजर, मतलब एक ही फॉर्म उन्होंने प्रिंट करा के रखा है हमें, जो भी यूजर आता था उनको सेल्फ फॉर्म दे देता, कोई एडमिशन की नहीं है फॉर्म, क्योंकि हर यूजर की तो डिटेल अलग है, किसी का भी नाम सेम नहीं, किसी का भी एनआईसी नंबर सेम नहीं, किसी का भी एड्रेस सेम नहीं, तो वो सेम फॉर्म को कैसे चला पा रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे यूज केस क्या है, कैसे पॉसिबल हुआ ये कि एक ही फॉर्म प्रिंटेड है और वही सबको उसकी कॉपी दे देते हैं, क्या क्या लॉजिक मुझे बताएं, बताएं क्या लॉजिक है कि एक ही फॉर्म या अलग अलग फॉर्म देती है सबसे, एक ही फॉर्म दे रहे हैं ना, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि एक ही फॉर्म का फॉर्मेट टेम्पलेट सबको सेम चल रहा है हर किसी को, ठीक, क्योंकि उन्होंने क्या करा हुआ, उन्होंने अपने फॉर्म के अंदर स्टोरेज रखी है, तो स्टोरेज क्या रखी है, जहां पर उनको नाम पूछना था उन्होंने एक वेरिएबल बना के यूजर नेम और स्टैटिक लाइन स्टोरेज छोड़ दिया, स्टोरेज मतलब स्पेस, जो भी होता है स्पेस, इटर्नल की स्पेस है, जब फादर नेम पहले उन्होंने वेरिएबल लिखा, वेरिएबल फादर नेम आगे स्पेस लाइन स्पेस, तो आपको जब फॉर्म मिला तो आपने अपने नाम के आगे अपना नाम लिखा, तो वो जो आपने नाम लिखा वो हो गई वेरिएबल की वैल्यू, आपने अपना नाम लिख दिया, अपना फादर नेम लिखा, एड्रेस लिखा, इस तरीके से आपने फॉर्म फिल आउट कर दिया, जितने लोगों ने सेम फॉर्म को फिल आउट किया उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज में ऐड किया, तो उस फॉर्म में क्या चीज मौजूद थी, इस फॉर्म में स्टोरेज मौजूद थी, हर एक वेरिएबल के साथ एक स्टोरेज मौजूद थी, क्या नंबर था नंबर की स्टोरेज थी, क्या एस नंबर था एस नंबर की स्टोरेज थी, नाम था नाम की स्टोरेज थी, और वो स्टोरेज पेपर के ऊपर किसी जगह के ऊपर रखी हुई, वो पेपर की जो लोकेशन थी वो उसकी स्टोरेज की लोकेशन, क्योंकि पेपर जो है वो विजुअलाइज में है, विजन में है, आपको देख सकते हो, इसलिए आपको वो बोलने यूजर नेम का लिखा हुआ आप बोलिए, लेकिन आपको मिला क्या कि यूजर नेम के नाम से, अगर यूजर नेम का हम चाइनीज लिखते तो आपको नहीं मिलता यूजर नेम का लिखा, आपको क्या पता यूजर नेम का लिखा, तो इसी तरीके से प्रोग्राम में जहां पर डायनेमिक का वर्ड आया था, हमने कहा था जहां पर वैल्यू सबकी अलग अलग है, जहां पर सबकी वैल्यू अलग अलग है, वहां पर हम वर्ड यूज करेंगे टेक्निकल जार्गन में इसको हम बोलते हैं डायनेमिक, भाई जहां पर हमारा डायनेमिक डेटा हो, मतलब हर किसी का अलग अलग डेटा हो, तो वहां पर हमारा वेरिएबल का बहुत बड़ा यूज केस आता है कि आप वेरिएबल बना देते हैं और उसमें अपनी मर्जी का जो भी डेटा रखना है उसको रखते हैं, उसको सेव करा देते हैं, तो वो आपकी मेमोरी की किसी लोकेशन पे जाके सेव हो जाता है, और जो वेरिएबल का नाम है उसके साथ बाइंड हो जाती है मेमोरी की लोकेशन जहां से उसको फाइंड किया जाता है, तो जब भी आप वेरिएबल कॉल करते हैं वो जाकर लोकेशन पे जाता है, उस लोकेशन पे जो स्पेस के स्टोरेज के अंदर डेटा रखा हुआ डेटा को उठाकर ले जाता है, तो ये आपका वेरिएबल, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर आप देखिए एक वेरिएबल बनाया है एज का, सपोज करें मेरी 25 मैंने एज लिखी, प्रिंट करवाते हैं, अब आप सबको भी मैं सेम वेरिएबल बनाने लगा हूँ एज का, तो मुझे ये बताएं कि क्या सब लोग इस एज के वेरिएबल में अगर अपनी एज लिखें तो वैल्यू सेम होगी, डायनेमिक होगी, यहाँ पर हमारा वर्ड आ गया डायनेमिक, सबकी वैल्यू अलग अलग होगी, और मैं कंसीडर नहीं कर सकता कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमेशा मैं देखूंगा एज में क्या रखना, अगर मुझे एज में 20 मिला तो सही है, 30 मिला सही है, 50 मिला सही है, तो मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा कि एज में जो चीज रखी हुई है वो सही है, तो ये यूज केस है हमारा वेरिएबल का, किसी भी जगह पे आप सपोज करें आपने कहीं पर एक महीने आपकी शॉप है, आपकी शॉप में आपने क्या करना है, जो भी कस्टमर आता है आपने उसको हाई करके उसके नाम से मुखातिब करना है और उसको कोई प्रोडक्ट बेचनी है, सही है प्रोडक्ट है सही करना है, अब आपको बता दें जो भी कस्टमर है, अब उन्होंने क्या कहा हाय, हाय के आगे मैं लिख के दे रहा हूँ कि भाई आपके पास जो भी कस्टमर है आपने ये बोलना है, तो कस्टमर का नाम मैं लिख सकता हूँ, हर कस्टमर का नाम अलग होगा, ऐसा ही है ना, तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा हाय और हाय का आगे लिखूंगा वेरिएबल कस्टमर नेम का आगे मेरी पेज, ये कस्टमर को यही बोलना है, तो जिसको मैंने पेज दी वो समझ जाएगा ये वेरिएबल है, मतलब कस्टमर का नाम है, यहाँ पे बोला कि प्लेस ऑर्डर हो गया वेरिएबल, तो यहाँ पर अगर हमारा एज लगा है इंटीजर में 25 आ रहा है, तो जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ मेरे पास 25 आ रहा है, अच्छा एक और अच्छी बात यहाँ हो गई, अभी आप लोगों को मिल जाएगा, एक कंफ्यूजन आप लोगों को दूर कर देता हूँ कुछ सवाल से, बहुत जरूरी है, मुझे ये बताइए एज इंटीजर 25 ये एक वेरिएबल है जिसमें 25 सेव हुआ है, तो क्या ये कंप्लीट है या इसमें भी कुछ चीज की कमी है, पहले नहीं लिखा होगा, तो वेरिएबल हमारा कंप्लीट नहीं इनकम्प्लीट है, कितने लोग एग्री कर रहे हैं इसका ये इनकम्प्लीट है, सत्तर मुझे मान लें डेटा बताया कि हमें प्रिंट लिखना चाहिए इनकम्प्लीट है, पूरा हमने एड्रेस करा मुझे करेक्ट है नहीं,
सेमीकोलन लगा दें। और कोई अच्छा 30% लोगों ने हैंडल करा कि प्रिंट मिसिंग है, प्रिंट होना चाहिए। अब मैं इसको क्लियर करूँ। अब ठीक है, मैं यहाँ पर प्रिंट लिखा, इसको मैंने यहाँ पर कंट्रोल इंटर, कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, कंट्रोल इंटर, 25 प्रिंट हो गया। देखिए अगर मैंने यहाँ प्रिंट नहीं लिखा, यहाँ से रन कराया तो 25 प्रिंट नहीं है। तो यहाँ पर एज अ बिगिनर आप लोगों के माइंड में क्या जा रहा होगा, प्रिंट नहीं लिखा तो चीज इनकम्प्लीट है। आप कंसीडर करें वेरिएबल का नाम किस लाइन में डिसाइड हुआ है, वेरिएबल का नाम यहाँ पर डिसाइड हुआ, वेरिएबल का नाम क्या होगा, वेरिएबल का नाम एज होगा, इसलिए काम होगा यहाँ पर। वेरिएबल में जो टाइप आएगी इंटीजर आएगा, मतलब नंबर आएगा, इसलिए काम हुआ है जो चीज हाइड आएगी यहाँ पर। वेरिएबल में वैल्यू जाएगी इक्वल टू डिसीजन लिया, वैल्यू आ जाएगी 25 पे। ये सारा डिसीजन इस लाइन में हो चुका है, इसका मतलब ये लाइन एक वेरिएबल क्रिएट कर चुकी है, उसमें डेटा रख चुकी है और डेटा मेमोरी में जाकर अपनी किसी लोकेशन पे इसका नाम को रख दिया। वो लोकेशन भी आपके पास रखी है, उसने वही लोकेशन पे मेरा 25। तो इसका मतलब वेरिएबल कंप्लीट है। प्रोग्रामिंग का जो काम था वेरिएबल बनाने का और वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का, वो यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ये जो प्रिंट है ये एक एक्स्ट्रा फंक्शन है, ये हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं मुझे अगर देखना हो कि एज में क्या रखा हुआ है, मुझे उसको देखना हो, भाई रखा हो या तो जाएगा फिर स्क्रीन में मेमोरी का टीएमटी का पता था, अब मुझे उसको मंगवा के वापस देखना है कि वो कहाँ रखा हुआ है, तो उसके लिए मैंने प्रिंट का फंक्शन यूज करा, ये मैंने अपने लिए करा, सिर्फ आउटपुट देखने के लिए, ताकि अपनी तसल्ली के लिए, ताकि मुझे पता लग जाए वेरिएबल का आउटपुट कहाँ रखा हुआ है। जब मैंने इसको प्रिंट करा तो मुझे पता लग गया वेरिएबल में एज रखा हुआ है। तो अगर ये प्रिंटमेंट नहीं की तब भी काम पूरा हो गया है, सिर्फ आउटपुट नहीं आ रहा है, और आउटपुट आना जरूरी नहीं है, उसका काम नहीं आउटपुट देगा, तो काम अपना काम करना। आउटपुट जब आपको देखना हो अपने लिए आप प्रिंट लिखने तो मुझे देखना है कि केस में क्या है। तो ये आपकी यहाँ पर कंसीडरेशन सारी है। अब आपसे दूसरा सवाल, पाइथन तो डायनेमिक है, पहले डायनेमिक क्या है वो भी हम देखेंगे। तो ये बताएंगे अलग अलग डेटा टाइप बनाने की क्या जरूरत पड़ती है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट, लिस्ट, बूलियन, सेट, XYZ जी। सिक्योरिटी के लिए फिर मैंने ना 2000 भी यूज कर लिया, एक साल या दवा जी। ये आपकी बड़ी गलती के साथ जवाब देने वाले हैं, ये हमारे चला नहीं पर एचबी में चलाया ना, इसलिए जल्दी और कोई फीमेल आपका आप मुझे पार्टिसिपेट करें। सबकी मल्टीपल डेफिनेशन चलेंगे। सपोज करें अभी आपके पास एज है, एज के साथ एक ऑपरेशन होना है। अगर मैं बोलूं आपसे, मैं पूछूं आपने तो 5 साल बाद अगर आपकी एज आज 25 साल, तो ये आप मुझे बता दें 5 साल बाद आप क्या हो जाएंगे, 25 बताएंगे, क्या हो जाएंगे 30 बताएंगे ना। अगर फीमेल में ना आपसे मैं कहूं कि आपकी आज एज 20, 5 साल बाद आप क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। 16 कैसे हो गई ये सही है, आपकी फिर वॉइस में बिल्कुल लगता है। तो क्योंकि 5 साल बाद आपने कहा कि 25 को 80 हो जाएगा, इसका मतलब कि एज का जो वेरिएबल है इसमें एक ऑपरेशन होगा, हर 1 साल बाद +1 होगा, वो जो हम प्रिंट करते हैं ना, हर 1 साल बाद एज के वेरिएबल का +1, मतलब कि एक डेटा हमारे पास रखा हुआ है, जिस डेटा के ऊपर वो जब वही काम होना है, काम मतलब ऑपरेशन, हर 1 साल बाद एक प्लस होगा। क्या आपके नाम में जो समझना आपका अली आफ्ताब, क्या अली आफ्ताब में भी +1 होगा हर साल? नहीं होगा।
अगर फीमेल की केस में जान हो सकता है कि आपका नाम है बिल्किस बानो, एक साल बाद आपकी मतलब शादी हो जाए, उसके बाद आपका सन चेंज नहीं हो, ये पॉसिबल है, लेकिन प्लस वन नहीं हो रहा होगा 8 साल बाद, वो भी डिपेंड ऑन केस। तो उसका मतलब डेटे के ऊपर ऑपरेशन अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपका डेटा नंबर में है तो उस पे क्या ऑपरेशन आ रहा है, अगर वो एज है तो प्लस वन हो रहा है हर साल। अगर वो टैक्स है तो उसमें प्लस वन नहीं होगा, टैक्स में प्लस वन तो है ना, लेकिन टैक्स में आगे प्लस वन हो सकता है, नाम में आपके प्लस वन थोड़ी हो, नाम में हो सकता है कि सरनेम चेंज हो जाए, कोई एडिशन हो जाए, आप इस प्लान करना हाथ लगा लें, आप डॉक्टर पीजी बन जाए, इंजीनियर भी साथ बन जाए, इंजीनियर डॉक्टर और साथ साथ साइंटिस्ट भी, तो ये सब आप लगा देना, सही है, बड़ा सा नाम मिल जाए। तो ये चीज पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है कि डेटा के ऊपर जो ऑपरेशन हो रहे हैं उसका बहुत बड़ा रिलेशन है उसकी टाइप से, कि अगर डेटा नंबर है तो उसमें प्लस माइनस हो सकता है, अगर डेटा टेक्स्ट है तो उसमें एडिशन और चेंजेस हो सकते हैं, अगर डेटा किसी और टाइप का है तो उसमें वाला काम होता है। तो डेटा की टाइप बताना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा के ऑपरेशन अलग है, टेक्स्ट के ऊपर प्लस का ऑपरेशन नहीं है, नंबर के ऊपर प्लस सम का ऑपरेशन नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमारे पास पाइथन में एक मसला है, पाइथन डायनामिक लैंग्वेज। डायनामिक लैंग्वेज से क्या मुराद है, आसान तरीके से समझते हैं, ये तो हमारे पास वेरिएबल कर लेते हैं, लेकिन सीट नहीं है, मुझे बताएं क्या ये रिजर्व है यहाँ पर फीमेल पेंटिंग यहाँ पर बॉय पेंटिंग, ये डायनामिक है, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे सर्व करना हो, जितनी भी फीमेल है जिनको मुझे सर्व करवाना है, कॉफी बॉयज को सर्व करवाना है, टी, आपके आने से पहले मैं डिसाइड कर सकता हूँ कहाँ पर कॉफी जाएगी कहाँ पर टी जाएगी, सारी सीट्स डायनामिक है, कोई भी कहीं नहीं बैठ सकता, सही है? तो इसका मतलब जब कोई आकर सीट पर बैठा तो उस सीट की टाइप डिफाइन होगी, सपोज करें क्लास में दो टाइप है, फीमेल और मेल, जब आपके सीट पर आप बैठे तो टाइप डिफाइन होगा, हमें सीट की टाइप मेल है क्योंकि इसमें एक मेल कैंडिडेट बैठेगा, जब उनको कोई फीमेल बैठी तो सीट टाइप फिक्स हो गई, इसकी टाइप है फीमेल, लेकिन बैठने के बाद पहले रिजल्ट नहीं, इस अप्रोच का मतलब है डायनामिक, इसीलिए कहते हैं पाइथन डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब मैंने एज का जो वेरिएबल बनाया है, जब तक मैंने उसको वैल्यू असाइन नहीं करी जब तक नहीं पता इसमें नंबर आएगा स्ट्रिंग आएगा, जैसे मैंने इक्वल्स टू लगा के 95 लगा, अब ये डिसाइड हो गया कि ये चीज है, ये इसका मतलब है कि हम वैल्यू लगाने के बाद हमें ये डिसीजन मिल रहा है कि ये नंबर है, सबसे पहले हमें नहीं पता, जब सीट्स पे किसी फीमेल ने उसको रिजर्व करा तो हमें पता लगा इस पर फीमेल की टाइप है, उससे पहले हम बोल देते इस पर कोई भी बैठ सकता है, बॉय की फीमेल भी जब बैठे हैं तो हमें पता लगता है। तो ये अप्रोच है डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये एक तरह का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्यों है क्योंकि हमने कहा डेटा के अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, नंबर के ऑपरेशन अलग है, प्लस माइनस के, स्ट्रिंग के, टेक्स्ट के ऑपरेशन अलग है, तो उसका कंसीडर क्या करेंगे कि अगर डेवलपर लिखते वक्त ही इस चीज को डिसाइड कर ले कि इसमें नंबर आएगा या इसमें टेक्स्ट, अगर मैं 100 पर ऑपरेशन लगा दूं प्लस 1 का हर साल 1 प्लस होगा, तो कोई और डेवलपर आके एज में नंबर आगे नाम लिख देगा, तो जैसे एक साल होगा दिसंबर 31 लगेगा, सबसे पहले मेरा कोड प्लेस होगा, क्यों हो कहेंगे भाई स्ट्रिंग का नंबर कहां से होगा, वो तो प्लस 1 करने आ जाएगा, मेरा भी एज एक साल बढ़ा दूं। तो इस तरीके की चीजों को सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं, तो कुछ डेवलपर्स ने मिलकर एक टूल बनाया टाइपिट का, numpy और numpy मायपाई जैसे तरीके की दूसरी टूल है, उन्होंने क्या करा कि डेवलपर को पावर कर दिया कि आप कोड लिखते वक्त इसकी टाइप बता दो, जो मैंने चीजें बताई, इस पाइथन में नहीं, हम अलग से लगाए, पाइथन में बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप हम नहीं बताते, वो डायनेमिक है, ठीक है? तो जो हमारा अप्रोच आई थी मायपाई की दूसरी वो यही आई थी कि डेवलपर को हम कंट्रोल उसके हाथ में देते हैं, तो लिखते वक्त ही बता देते हैं कि ये फीचर है, पर डिसाइड हो गया ये फीचर है, पीछे नहीं होगा, सही है? तो ये कंट्रोल फ्लो करने की है ताकि एरर कम से कम हो, वरना जब आप अपना कोड लिखते हैं आपको बाद में पता लगेगा ये यूनिट्स लग गए लिखते, तो सारे एरर आपके डेवलपमेंट टाइम पे हैंडल होते हैं, इसलिए टाइपिंग को एक तरह से इसीलिए टाइपिंग को अच्छा समझते, सही है? तो ये सारे हमारे छोटे छोटे टॉपिक रिवाइज हो गए, वेरिएबल्स की बात आपको समझ में आ गई, सारी कहानी समझ में आ गई, टाइप का फंक्शन क्लियर, ये पढ़ चुके हैं, टाइप का फंक्शन क्या करता है, हमें क्या रिटर्न करता है, ये हमें डेटा टाइप रिटर्न करता है या क्लास रिटर्न करता है, कितने लोग कहते हैं डेटा टाइप रिटर्न करता है, कोई नहीं किया,
क्लास वाले कितने? भाई दोनों ही चीजें दे रहा है ना, क्लास की स्टूडेंट में डेटा टाइप करना कोई बात नहीं। और इसके साथ ये जो आपका फॉर लूप लगा हुआ है, फॉर लूप को कितने लोगों को क्लियर है कि फॉर लूप क्या है, कैसे चलेगा? सामने वाले का बिहेवियर बहुत कम लोग। जब आप अपने डेटा के ऊपर आइटरेशन लगाते हैं, आइटरेशन मतलब क्या है कि आपके हाथ में गुलाब जामुन का डब्बा लाके रख दिया, साथ में खाएंगे ना, आप एक एक करके उठाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। तो ये जो सेम काम रिपीट जो हो रहा है साइकिल, उसका आइटरेशन बोलते हैं। कि आपने पहले एक खाई, फिर आपने कहा बस ये लास्ट है, दूसरी खाई, वो भी लास्ट थी, तीसरी खाई, वो भी लास्ट थी, इस तरीके से वो आइटरेशन में चलता रहा। तो जहाँ पर कोड में हमारे पास लिस्ट आ जाती है, मतलब एक से ज़्यादा नंबर्स आ जाते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ये डब्बे में एक से ज़्यादा गुलाब जामुन आ जाती है, जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हर एक आइटम को स्पेसिफिक मतलब सिंगल निकाल कर उसको ट्रीट करा जाए, मतलब हर एक गुलाब जामुन को अलग से बनाया जाए, मतलब डेटा के अंदर लिस्ट है, लिस्ट में 20 चीजें हैं, तो हर एक को अलग अलग से बुलाया जाए, फिर एक को बुलाया, दूसरे को बुलाया, तीसरे को एंड हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं लूप। तो फॉर लूप जो हमारे पास प्रोग्रामिंग में है, ये फॉर लूप क्या करता है कि आइटरेशन बेसिस पे, आई पे लिखते हैं आइटम का आइटरेशन, आइटरेशन बेसिस पे ये टीआईआर के अंदर जितना भी लिस्ट रखी होगी उसको उठा के लाता रहेगा और आखिर में हम प्रिंट करा देगा। तो ये देखिए करवा देते हैं आइटरेशन पे, एक एरर में पहले क्या आया, फिर आया, फिर आया, फिर ये सीधा आ गया। देख रहे हैं? अब इसमें जितनी भी नॉन चीजें दिखाएंगे, देखिए रियल, रियल के नाम से यहाँ पर प्रॉपर्टी है, ये रियल की प्रॉपर्टी नंबर में लगती है या ये स्ट्रिंग पे भी लग सकती है। रियल मतलब रियल नंबर निकालना, स्ट्रिंग के रियल नंबर निकाल सकते हैं, नंबर के निकाल सकते हैं। तो ये फायदा इसका हुआ डेटा टाइप। आपने ऊपर बता दिया है कि एज की जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। जब एज की डेटा टाइप इंटीजर है और आपने ये लिखा यहाँ पर, ये दिखाया था दिया यार, दिया के अंदर एज, इसको प्रिंट करते हैं, ये देखिए आप, ये dir प्रिंट हो गया। टॉप से दिखा देंगे, पहले 25 प्रिंट हो, जो ऊपर था उसके नीचे dir प्रिंट हो, ads समथिंग सारे प्रिंट हो गए। देख रहे हैं? अब ये जो आपकी इसके अंदर जो डबल अंडरस्कोर वाली है, इसको आप इग्नोर करें, नीचे वाले नीचे वाले आपकी जितनी भी सारी नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन है, टेक्स्ट पे नहीं होती, इसलिए ये फायदा हुआ डेटा टाइप एक्सप्लिसिट करने का। अब हम जब डेटा टाइप को लगाते हैं तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं एक्सप्लिसिट, कि हम किसी वेरिएबल को एक्सप्लिसिट कर रहे हैं कि ये चीज है। ये टेक्निकल वर्ड है, डार्कनेस में आपको बाद में बता दूंगा कि कौन कौन से डाले हैं इसमें। तो हमने यहाँ पर इसे एच क्या करा है, इस एच को एक्सप्लिसिटली बता दिया कि ये क्या है, इंटीजर है। रिपीट करें, क्या करा है, एक्सप्लिसिटली आपने बता दिया है कि ये इंटीजर है, मतलब इस एच में तो कुछ भी हो सकता था, जब इस टेक्स्ट पे तो कोई भी बैठ सकता था। एक तो था डायनामिक अप्रोच कि जब कोई बैठा तो मुझे पता लगा इसका मेल है या फीमेल है। एक थी टाइपिंग अप्रोच, टाइपिंग अप्रोच आने से पहले मैंने टैग लगा दिया कि भाई इस पे फीमेल को बैठना है या बॉयज को बैठना है। तो उसका मतलब है वो जो सीट थी वो डायनामिक थी, तो कोई भी बैठ सकता था, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लिसिट कर दिया कि इस पे गर्ल बैठे या बॉय बैठे, मतलब मैंने नैरोइंग कर दिया। सही है, इसको नैरोइंग करके एक्सप्लिसिट कर दिया। नीचे आ रहा है DIR को आपको मिल गया लिस्ट की, जिसको भाई आइटरेशन प्रिंट करेंगे, इस ड्रॉप रेट करके चलाएंगे, देखिए तो आपके पास ये रेस्ट डायरेक्शन। अब एक और ऑपरेशन प्रोग्रामिंग कैसे चलती है, यहाँ पर आता है एज के अंदर ओवरराइड। ओवरराइड सबको क्लियर है, ओवरराइड करवाया था लास्ट क्लास, ऑनलाइन कराया था, ऑन साइट क्लास में नहीं करवाया, ओवरराइड नहीं करवाया, वो वाले आवाज के साथ शॉर्ट में बता देंगे। अब देखें ये आपका फायदा होता है, जो वेरिएबल का var का नाम है ना, var वेरी, इसका मतलब ये है कि कोई चीज ऐसी जो वेरी करे टाइम टू टाइम, सही, तो सीधे इसको वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल कांस्टेंट भी हो सकता है। और दूसरी अप्रोच होती है कांस्टेंट वैल्यू को चेंज करना। तो ये तीन चार छोटी छोटी सी करते हैं, तो दूसरा मतलब समझते हैं कि हमारी मेमोरी लोकेशन के ऊपर कोई ना कोई डेटा टाइप से हो, मेमोरी लोकेशन भी हुआ,
अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उस डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो जो अपडेट का फॉर्मूला है वो ये है कि पुराना डेटा को सारा स्वाइप करेगा और नया डेटा सुनेगा रिप्लेस कर देगा। समझ रहे हैं? अपडेट का फॉर्मूला ये नहीं है कि पुराना भी रखा हो उसको कर देंगे। अपडेट का मतलब पुराना भूल जाओ, गायब कर दो, रिकॉर्ड से हटा दो और नया जाके उसको रिप्लेस कर दो। तो ये अप्रोच हमारी फॉलो होती है। देखो ऊपर मैंने एज बनाई थी थोड़ी देर पहले, उस पे लिखा है 25, ये रहा एज 25। अब मैं इस एज के वेरिएबल को अपडेट करवाना चाहता हूं, मतलब 25 को उठा के नहीं और वेस्ट कर देगा और इसकी रिप्लेसमेंट में दूसरा नंबर रखेगा। क्या बोले? अब जाहिर है मुझे दोबारा डिटेल बतानी है, तो इसलिए मैं अपडेट कर रहा हूं। अपडेट मतलब ओवरराइड कर रहा हूं। तो ओवरराइड करने यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको ब्रेक कर लगाते हैं कमेंट। तो हमने कमेंट करा, कमेंट में हमने क्या करा, ये ओवरराइड कर दिया। जब मैं अपनी आसानी के लिए करा ताकि फ्यूचर में जब पढ़ूं तो याद रहे कि को लिखना है ओवरराइड कराना है। मतलब अब देखिए दोबारा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो बनाते वक्त बता रहे हैं डीलर है, अब बार-बार थोड़ी बता रहे हैं। अब ओवरराइड हुआ, एज को इक्वल्स टू करा, इक्वल्स टू के 5 कर दिया। पहले एज में था 25, अब आ गया 5। क्या ये 30 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, ओवरराइड। लेकिन इसने प्रिंट तो नहीं करवाया, क्या काम नहीं हुआ हमारा? आउटपुट आए, आउटपुट आ गया है, क्योंकि उसका काम नहीं है ना आउटपुट देना, उसका काम मेमोरी में स्टोर करना, वो कर दिया। अगर हमें अपनी तसल्ली के लिए देखना है तो नीचे देखिए प्रिंट एज का ऑप्शन मौजूद है, इसको हम प्रिंट कर देंगे। सही, तो प्रिंट का डायरेक्ट वेरिएबल से चालू नहीं, एक अलग से फंक्शन 5 आएगा। जबरदस्त काम हो गया। नीचे मैंने एक और वेरिएबल बनाया, वेरिएबल अच्छा एज 1 का मैंने यहाँ वेरिएबल नया बनाया, तो नया बनाया तो डायरेक्ट उसमें क्लियर भी टाइप पाइथन में आगे नहीं भी तो जब भी चलेगा, लेकिन हम अपनी सेटिंग देना मैं टाइप पे चलूंगा। हमने बताया इसकी वैल्यू 2 एज 1 2 एज 1 को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। इतना लाइन नहीं लिखा और लगा नीचे आया, हमने सिर्फ वेरिएबल का नाम डाल को राइट करवा दिया, इसको 5 कर दिया, फिर हमने उसको प्रिंट करवा दिया। फिर हमने कहा एज 1 8 पर 10 कर दो, हमने इसको प्रिंट करवा दिया। क्या लगा पहले लेते अब इसके बाद में हम आपको क्लास और लिखिए, मतलब वेरी स्मॉल सब इधर से पहले आउटपुट लिखते हैं। चलिए आपने आउटपुट नजर आ रहा है, पहले प्रिंट में 2 आया, दूसरे प्रिंट में 5 आया, तीसरे प्रिंट में 10 आया। अब वेरिएबल का नाम तो सेम है, वैल्यू कैसे वेरी करनी है? वैल्यू ऐसे वेरी करनी है कि आपने पूछ दिया, फिर उसने प्रिंट करा दिया, फिर आपने उसको 5 कर दिया, प्रिंट करा दिया, उसको 10। लेकिन अगर आप उसका अप्रोच करते हैं, पाइथन आपकी इंटरप्रेट होगा। इंटरप्रेट मतलब स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। ऐसा ह्यूमन अगर मैं आपको कोई लेटर दूं तो आप उसको कैसे रीड करेंगे? आपको लेफ्ट साइड से रीड करना शुरू करेंगे, लाइन 8 से लेकर दूसरी लाइन पर जाके पूरा रीड करेंगे, लाइन 8 तीसरी लाइन पे पूरा रीड करा, फोर्थ लाइन पे पूरा रीड करा, फिर आप इंटरप्रेट करेंगे। तो इंटरप्रेट देखिए ऐसे चलती है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा। समझ गए? आपकी इंटरप्रेट पाइथन ऐसे होगी। तो इसका मतलब जब वो यहाँ पर दी तो उसको वैल्यू 2 मिली, इसने हमने प्रिंट का प्लस निकाला। यहाँ पर दी तो उसी की वैल्यू ओवरराइड 5 भी हमने प्रिंट का प्लस निकाला। जब यहाँ से उसको वैल्यू 10 मिली, उसने प्रिंट का काम निकाला। तो जब ये चलाया तो उसको 2 5 और 10 से वेरिएबल की वैल्यू मिली। मतलब नीचे आके हमने दोबारा एज 1 देखा तो उसकी वैल्यू 10 आई, क्योंकि उसने इंटरप्रेट करते हुए कौन सी वैल्यू को वेरी करा था, लास्ट वैल्यू को, और लास्ट वैल्यू इस पर 10 से लेकिन नीचे भी 10 आ रहा है। ये आपके पास स्क्रिप्टिंग टेक्निक। इन केस मैं यहाँ पर इस वाले फ्रेम पे कोई एरर आता है, लेकिन मैंने सेंटेंस एरर कर दिया, मतलब गलत कर दिया कोड, मुझे पता है एरर आ गया। अब मैं जब इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो मुझे बताएं क्या क्या प्रिंट होगा। 2 प्रिंट हो जाएगा, 5 पर मैंने एरर रखा हुआ है, और 10 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही क्या क्या प्रिंट होगा? सिर्फ 2 प्रिंट होगा। 2 और 10 प्रिंट होगा, कितना होगा? 2 और 10 वाले हैंडल्स कर ले। पहले मैं 100 पे चलाता था, सही। तो ईमेल अकेले पढ़ रही है, आप लोग भी पढ़ रहे हैं। 2 प्रिंट होगा,
प्रीवियस दोबारा आपको फीमेल से पूछूं हैंडल्स का 2 और 10 जो प्रिंट होगा जो अभी फीमेल से बताया था हाथ कम क्यों होगा भाई कॉन्फिडेंस दिखाए सही है वॉइस आपने बताया 2 और 10 कितने कैरेट प्रिंट दोनों सही है चलो फीमेल में काम होगा बराबर होगा मैंने समझा कि फीमेल की सबसे ज्यादा पढ़ाई है जब 2 प्रिंट होगा सर 2 प्रिंट होगा बस इसको मैंने रन करा ये क्या हुआ फिर 2 प्रिंट हुआ उसके बाद रन आ गया ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ क्योंकि हमने देखा इंटरप्रेट हो गई तो जब इस तरह चलना शुरू हुई तो यहां पर तो सही था 2 प्रिंट हुआ फिर ये मजीद चली यहां पर आ गया एरर जब एरर आया तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की ड्यूटी है कि जहां पर एरर आते हैं वो वहीं पर प्रिंट हो जाए वो नीचे वाली लाइन में जाती ही नहीं फिर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इसको रन करवा स्टेटमेंट क्या होती है ये लाइन की स्टेटमेंट है ये लाइन की स्टेटमेंट है जो भी आपकी कंप्लीट कोड की छोटी सी लाइन है उसका स्टेटमेंट होता है ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट रन करता हुआ आ रहा है यहां पर इसको एरर नहीं वहीं पर ब्रेक हो गया मतलब क्रैश हो गया अब ये आगे नहीं चलेगा तो इसने नीचे वाली चीज पढ़ी जब पढ़ी नहीं तो उसको नहीं पता नीचे क्या है अब मैं अगर आके नीचे वाला ये प्रिंट करूं ये वाला अब मुझे पता है इसमें क्या प्रिंट होगा क्योंकि हमने कहा कि लाइन बाय लाइन था 8 1 पहले 2 था फिर 5 था और 10 हुआ नीचे आए यहां पे क्या प्रिंट होगा 5 2 चलिए 10 वाले कितने 10 प्रिंट होगा इसमें सही है तब भी आगे सही है 2 वाले कितने सही है कौन सी क्लास 2 के चलिए पूछ ही लेते हैं 5 वाले कितने 5 वाले पास 3 है तो 5 से राजगी चलो दोबारा पूछते हैं 10 वाले ईमानदारी से बहुत ईमानदारी से मैं किसी सलाह नहीं ऊपर थोड़ा हेड बढ़ेगा 2 वाले कितने 2 वाले ज्यादा लोग 5 वाले कितने 5 वाले से लग रहा है कि व्हाट टेक करा है व्हाट डू हम कब बोल रहे हैं थोड़ा सा वर्ड पड़ेगा चलो रन कर पहले समझते हैं घर में देखिए कैसे काम करना है गौर से देखना इसको मैं यहाँ से चलना शुरू हुआ एज के बाद क्या था 2 प्रिंट हो गया चलना शुरू हुआ एज के बाद क्या है 5 अभी तक एरर नहीं आया अभी तक एरर नहीं आया कि चल रहा है एरर नीचे वाली लाइन में जब वो प्रिंट पे गया तो उसको पता लगा एरर और क्या प्रिंट हो गया इसका मतलब इस लाइन तक तो चल चुका है ना मतलब यहाँ तक तो कोड चल चुका है ना तो लास्ट वैल्यू वेरिएबल में क्या वेरी करती है वाइट वेरी करती है यहाँ पर जब आपने प्रिंट करा क्या आ गया 5 छोटी छोटी चीजें बड़ा कोड से दिखा देता है सबसे कम कोड लिख है जरूरत नहीं है ना वो तो सर इसको स्ट्रिक नहीं करते डेवलपर बनाते रहो उसको फिक्स करते हैं दूसरा डेवलपर आगे नहीं करते तो गलत बात होगी फायदे क्या हो वो तो डायनेमिक भी हो गया इसको स्ट्रिंग दे सकते हैं आप नहीं दे रीअसाइन अभी ये एरर नहीं देगा अभी क्योंकि इसमें टाइपिंग का मैंने इंस्टॉल नहीं करा तो अभी एरर नहीं देगा लेकिन अगर आप प्रॉपर टाइपिंग यूज करेंगे तो एरर देगा नहीं जब रीअसाइन कर रहे हैं हां और उसको स्ट्रिंग असाइन नहीं ना अभी इसने देगा मैं नोटबुक पे वो इंस्टॉल नहीं टाइप के करना इंस्टॉल नहीं तो अभी देगा लेकिन जब टाइप पे इंस्टॉल करेंगे तो वो एरर दे देगा क्योंकि उसका मकसद ही खत्म हो गया ना अगर डायनेमिक चलाना था तो उसको लगाएगा वो तो बाय डिफॉल्ट है नहीं मेमोरी भूलती नहीं है उसको रैम भूलेगा नहीं रैम की ताल्लुक है इसका ताल्लुक कोड से आपने अपने कोड में जब वो वेरिएबल की डेफिनेशन देखा तो देखिए उसमें टीचर टाइप कीजिए और वहां से उसको पढ़ना होता क्या है घर के अंदर आपके सब मदर होती है ठीक है आप जैसे अभी घर में जाएंगे क्लास के बाद अपने शूज डाल हाथ बदल फेंकेंगे सही शर्ट डाल बदल फेंकेंगे बैग बदल फेंकेंगे तो फौरन क्या होगा या तो आपकी बड़ी सिस्टर होती है बदल देंगे आपको ऐसा नहीं तरतीब से पॉइंट करके बारी में रखो तरतीब से शूज अपनी जगह पे रखो ये काम है टाइपिंग का कि जब आप कोई गलती करोगे वो आपको करने देने को नहीं रोकती ठीक है ऐसा लॉजिकली आप गलत कर रहे हो ऐसा नहीं करना आपके पास किचन में 2 जार है एक में नमक है एक में चीनी है आपने देसी चीनी वाले में चीनी डाली कोई मसला नहीं बिल्कुल सही बात है वो आपको वैलिडेट कर रहा है नमक वाले में नमक डाला सही डाल रहा है क्योंकि टाइप डिफाइंड है कि जार के ऊपर लिखा हुआ है ये नमक है और ये चीनी ये सॉल्ट है और ये
शुगर। तो जैसी आपने गलती करी, नमक वाला स्पून आपने जैसी शुगर वाली जार के अंदर रखा, वैसे आपको टाइपिंग अलर्ट कर दिया कि ये एरर और पीछे आपने बदल रखी, कोई भी किचन में होता तो आपको नहीं पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या है, वो पूरा हर बार वेरीफाइड करना नजर रखता है। मेमोरी का कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें जो टाइप हिट्स की लाइब्रेरी लिखी है, उसका काम वो मेक श्योर करता है कि इस डब्बे में नमक है तो नमक ही आना चाहिए, कुछ और नहीं आना चाहिए। मतलब वो मेक श्योर करेगा डेवलपमेंट टीचर की आएगा और कुछ और नेशनल स्टार्ट होने नहीं दूंगा, वरना वो एरर दे देगा। तो वो लगाया ही नहीं डेवलपर का खाने के लिए, ताकि आप देसी अपना नमक का सॉल्ट का स्पून जो है शुगर में रखें, वो पहले ही आपको देखते गलती होनी ना। एक होता है ना गलती होने के बाद पता लगे होनी ना। तो ये टाइप हिट्स का ताल्लुक नहीं चाहते आप इसको सही कर सकते हो। अच्छा आप ये देख रहे हैं, नोटिस करें ये जो टॉप पे देखिए नंबर 7 लिखा हुआ है, प्रिंट 8 लिखा, प्रिंट 8 से शुरू में इंडेक्स ब्रैकेट के अंदर 7 लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा तो ऊपर है, देखिए 6 लिखा हुआ है, मतलब क्या है, और ऊपर है 5 लिखा हुआ है, ये देखिए वो पता नहीं ऊपर देखिए 5 लिखा हुआ है। ये क्या करता है, ये तो आप डुप्लीकेट नोटबुक में सेल रन कर लो एक के बाद एक, ये हर सेल को नंबरिंग कर देता है कि आपने पहले कौन सा रन करा, सेकंड नंबर पे कौन सा रन करा, थर्ड नंबर पे कौन सा रन करा। अब देखिए मैंने रन करा है, इसके नीचे आते जाके ये सेल ऊपर का है, नंबर 13 आ रहा है, देख रहे हैं। इस सीक्वेंस को याद रखना है। अब आप पहले लास्ट वाला चलाएं, फिर आप शुरू वाला चलाते हैं, तो सीक्वेंस याद रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 8 में 25 और यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर 8 में 5 है। अगर मैं ये वाली एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मुझे बताइए क्या प्रिंट होगा। 25 पे 5 वाले कितने हैं? 25 वाले कितने? न्यूट्रल वाले उनके लिए क्या करें, तो मुझे क्या करें, क्लास तो नहीं आए में तो हम दिखाए और बुलाए गए। गवर्नमेंट हाउस में एग्जाम चल रहे थे, टेस्ट चल रहे थे स्टूडेंट्स के ना, एप्टीट्यूड मतलब होते हैं इनकी टेस्ट। तो उसमें गवर्नर साहब ने अनाउंस करा था कि जो लोग पास हो जाएंगे उनकी क्लासेस होंगी आईडी, और जो फेल हो जाएंगे उनके नहीं आती थी सर कॉन्सेप्ट। और कुछ हमारा सोचा हुआ फेल में फायदा है, पढ़ाई की जरूरत है नहीं, सही है। तो वो आपके साथ भी वैसे करेंगे, जो आंसर नहीं दे रहे उनके नोट बनाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25 कैलकुलेट होगा, देखिए 25। अब आप देखिए ऊपर पेज 5 लिखी हुई नीचे 20 करना है। आप इस सेल की नंबर देखिए, सेल का नंबर क्या है 14। मतलब सीक्वेंस में सीक्वेंस क्या है, पहले एक कदम रखा दूसरा तीसरा, जो 14 कदम रखा वो ये 14 से पहले जो 8 वाला सेल नंबर है उसका नंबर क्या है 6। तो इसका मतलब हमने 13 वाला सेल नंबर देखा नंबर क्या, तो इसका मतलब पहले 13 चला फिर 14 चला, तो 13 में 25, तो उसने जो 825 को 13 से लिया, 13 नंबर से। तो जब वो नीचे आया तो उसको बात से लेना है, इसकी तो लास्ट वाला वही है, डुप्लीकेट नोट को कोई लाइन बाय लाइन सीक्वेंस थोड़ी चलेगी, कंसेप्ट चलेगी। हम पहला जब कोई चला लास्ट वाला चला शुरुआत वाला बिल्कुल सीखा जाए, और तो पीछे मेमोरी में डेटा सेव करता है, तो रैम में डेटा सेव करता है। इस तरीके से आपके पास ये नोटेशन दिया। अब आप ध्यान रखिए आपको जो एक यहाँ वेरिएबल साइन है, छोटी-छोटी लॉजिक्स थी जो आपके लिए एग्जाम्पल देते हैं। ये बात कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को मालूम नहीं कि एरर क्या है, कितने लोगों को सर ईमानदारी से बताना ताकि मैं रिव्यू नहीं कर पाऊंगा, कितने लोगों को मालूम है कि नहीं है, मतलब नहीं मालूम कि एरर कौन नहीं पता, दादा है नहीं मालूम। अब पास नहीं एक्चुअली ये जो प्रोग्राम पाइथन का लिखा हुआ है ना, ये प्रोग्राम की आप और मेरी तरह किसी ह्यूमन ने लिखा है, समझते हैं? उसने लिखा पाइथन के कंपाइलर, जिसका हम इंटरप्रेटर बोलते हैं। जब आप पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं, टाइपिंग करते हैं, लिखते हैं, तो उस कंपाइलर का काम क्या होता है, वो सारी बात सुनकर आपके हार्डवेयर में समझाना
और वो हार्डवेयर में डायरेक्ट नहीं समझाता, उसके बीच में भी एक लेयर होती है, उसके बीच में भी कुछ लोग होते हैं जो उनकी बात सुन के आगे और उससे आगे। हार्डवेयर का सीपीयू, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क, चार चीजें। तो सीपीयू, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क और सीपीयू क्या है, पांच चीज हो जाती है। कोई पांच चीज आपके हार्डवेयर है। तो जिस ह्यूमन ने ये प्रोग्रामिंग लिखी है वो कैसे जरूर बनाए ताकि साफ सुथरे तरीके से जिस तरीके से जिसने कार बनाई है उसने बनाया, कार में सबसे हेड लगाना है, तरीके से रेस रुपया भी नहीं ये वो कार कैसी मशीन ने नहीं बनाई, ह्यूमन ने बनाई है, तो प्रोग्रामिंग की मैंने लिखी। तो जिस ह्यूमन ने प्रोग्रामिंग लिखी तो उसका काम ये था जब कोई वेरिएबल बनाए तो मुझे वेरिएबल देखकर उसके अंदर जो डेटा है वो उठा के किसी मेमोरी लोकेशन पर सेट करना। देखिए प्रोग्रामिंग लिखते वक्त जब आप स्पेस लगाते हैं तो स्पेस का मतलब प्रोग्राम क्या समझता है कि वो अलग चीज आ गई है, पहली वाली चीज अलग है, दूसरी वाली चीज अलग है। सिर्फ कोटेशन में ये होता है कि कोटेशन स्ट्रिंग है, उसको ओपन और क्लोज को देखता है और बीच में कुछ भी उसको उससे अलग है। तो वेरिएबल के अंदर कुछ लीगल और इलीगल तरीके आने के वेरिएबल का नाम ये रख सकते हैं और ये नहीं रख सकते ताकि चीज अप्रोचेबल रहे, सही है। तो पहला जो वेरिएबल की इलीगल एक्टिविटी है, मतलब जो लीगल नहीं है, वो क्या है कि वेरिएबल के नाम में आप स्पेस नहीं लगा सकते। यहाँ पर मैंने जीनोम हाइट लिखा है और नॉर्मल इंग्लिश में लिखने की वजह से मैंने स्पेस लगा दिया, ये एरर है। अच्छा ये भी बता दूं, अगर मैं स्पेस करना चाहूँ तो एरर तो चलेगा क्योंकि इलीगल अप्रोच की स्पेस दिया बता दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन रीडेबल अप्रोच खत्म हो गई, ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है, हो सकता है कि मैंने आगे इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन कर दी। जीनोम हाइट तो हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है आगे जीनोम भी हाइट पढ़ देते हैं, वो पहले पता नहीं क्या है इसने और चलाने में खत्म हो गई सिस्टम में, पॉसिबल है ना। अब रीडेबल बनाने के लिए हमारे पास पाइथन में स्नेक केस यूज होता है। स्नेक केस में ये कहते हैं जब दो वर्ड आपने लिखने हो स्पेस तो आप लगा नहीं सकते, तो आप अंडरस्कोर का वर्ड यूज करें, अंडरस्कोर यूज करें ताकि वो दोनों सेपरेट भी हो जाए, रीडेबल भी हो जाए और एरर भी ना आए। तो ये जो वेरिएबल बनाने वाले ने आपको ये अप्रोच दे दी कि आप अगर लीगल वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर लगाएं। तो अंडरस्कोर कहां का लग सकता है, अंडरस्कोर वेरिएबल के स्टार्ट में लग सकता है, अंडरस्कोर वेरिएबल के दरमियान में लग सकता है, अंडरस्कोर वेरिएबल के एंड में लग सकता है। स्ट्रिंग लेटर मतलब जो इंग्लिश के लेटर कहां का रख सकते हैं, इंग्लिश के लेटर भी आप स्टार्ट में, दरमियान में, एंड में लिख सकते हैं। नंबर्स आप वेरिएबल पे काम कर सकते हैं, नंबर्स आप वेरिएबल के एंड में लिख सकते हैं, लिखिए दरमियान में लिख सकते हैं, लिखिए, लेकिन नंबर स्टार्ट में नहीं लिख सकते। देखिए राइट समझते हैं। तो ये लीगल और इलीगल अप्रोच है वेरिएबल बनाने की, नंबर आप स्टार्ट में नहीं लिख सकते। डॉलर का साइन मैंने लगाया एरर आ गया शुरू में, डॉलर का साइन मैंने सेंटर में लगाया, यहाँ भी एरर आ गया। डॉलर का साइन मैंने लास्ट में लगाया, यहाँ पर भी एरर आ गया। परसेंटेज का साइन यहाँ भी एरर आ गया। स्टेरिक का साइन एरर आ गया, ब्रैकेट एरर आ गया, हैश एरर आ गया, एरर आ गया। तो इसका मतलब सिर्फ अंडरस्कोर कामयाबी से चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा। अब आप लोग कभी आपको मौका मिलेगा जाकर आप इसको जरूर टेस्ट करना कि वेरिएबल के नाम में क्या क्या रख सकता हूँ, क्या क्या नहीं रख सकता। सपोज करें यहाँ पर नेम की जगह मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर रहा हूँ, नाम मैं इसका रख रहा हूँ DEF, इसको बोलते हैं डेफ, इसने एरर दे दिया। अब आप कहेंगे भाई ना या मत करें, ना या स्पेशल कैरेक्टर है, जो सिंपल इंग्लिश का मैंने 3 लेटर लिखे हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग के बाद कुछ चीजें रिजर्व है, मतलब कीवर्ड्स हैं, समझ रहे हैं। सपोज करें क्लास में किसी का नाम हो, चलिए कोई भी आप नाम को समझ लें, कोई भी नाम हो, वो नाम ना मैंने यहाँ पर कीवर्ड लगाया है, पहले मल वर्ड में नहीं मैंने लगाया है, कोई भी मैंने एक वर्ड सोचा एलेक्स, मैं जिसकी एलेक्स बोलता हूँ मल वर्ड जाता है, जिसकी मैं एलेक्स बोलता हूँ मल कुछ और जाता है। तो अगर क्लास में कोई स्टूडेंट आ जाए उसका नाम के एलेक्स तो मतलब आएगा, मैं एलेक्स कहूंगा मल के बंदे को एलेक्स की परेशान होगा, मुझे बुला रहे हैं मल को ऑन ऑफ कर। तो इस तरह प्रोग्राम में कुछ चीजें रिजर्व है जो वो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है दूसरे कामों के लिए। तो उसने कहा है वो नाम आप अपने वेरिएबल में लिख नहीं सकते, डेफ जो है प्रोग्रामिंग के बाद रिजर्व है।
वो अपने से इस्तेमाल करना। अब आप भी वेरिएबल का नाम लगा देंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट आ गया एक नाम दो चीजें के साथ, तो इसीलिए कुछ कीवर्ड रिजर्व है जिनका भी आप वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्लियर है। जैसे तस्वीर खींच यहाँ पर मैं गूगल पे दिखा देता हूँ नहीं, ये इतना समझ में कोई लीगल वेरिएबल है हाँ। ये देखो ऐसे समझ आता है ऐसे समझ आता वो जो ब्लैक चीज बताना है ये हमारे लिए काम है। लीगल लीगल क्या आइडेंटिफायर करने वाले इस तरीके से हम बार टू बार लिखें लेकिन वो सारे इलीगल ऐसे लिख सकते हैं ऐसे नहीं लिख सकते। ये वेरिएबल के नाम लिखने का आपके पास तरीका हो गया लीगल लीगल आइडेंटिफायर आपके पास। चलो इसको हम बैक करते हैं। स्नैक केस आपको पता है क्या है ये भी मैं रन करूंगा एक प्रिंट नहीं होगा वेरिएबल बन गया है प्रिंट लगाया है इसमें प्रिंट नहीं होगा लेकिन वेरिएबल बन चुका है वेरिएबल साइन वेरिएबल की कुछ टाइप थी इंटीजर जिसमें हम नंबर लिख रहे थे फ्लोट मतलब ऐसा डिजिट जिसमें हम फ्लोटिंग में वैल्यू लिखते हैं मतलब डेसिमल ऐड कर दें जैसे 12.7 उसमें फ्लोट क्योंकि राउंड का अगर ऑपरेशन लगा राउंड मतलब होता है ना कि अगर फ्लोट में डेसिमल में आपके पास कैलकुलेशन आएगा आप कहीं पे परचेजिंग करने गए फिलहाल आपका बिल बना है 99.5 तो आपसे 99.5 देगा 100 देगा या तो 100 देगा या 99 देगा 99.5 नहीं लगता उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो क्या राउंड ऑफ जब भी लगेगा जब आपके पास फ्लोट में नंबर है मतलब आपके पास डेसिमल में नंबर है या जब आपके पास डेसिमल में नहीं है तब भी राउंड ऑफ करेगा डेसिमल सिर्फ डेसिमल में लगेगा वरना 98 का बिल बनेगा वो 100 का बिल बनेगा 98 वो बात अलग है वो आपको दो बैलेंस नहीं देगा उसमें नहीं वो अलग कहानी लेकिन राउंड ऑफ कहां पर लग रहा है यहाँ पे फ्लोट इसीलिए इन्होंने फ्लोट की टाइप दे रखा है क्योंकि इनको मालूम है कि जो डेटेड ऑपरेशन होते हैं मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि फ्लोट के अलग ऑपरेशन हो जो नंबर नहीं इतनी फ्लोट के अलग टाइप बनाएंगे इंटीजर से भी काम नहीं करा अलग बनाया फ्लोट। नीचे आता है स्ट्रिंग का एम स्ट्रिंग पढ़ लिया आपने जी सर सबको क्लियर है तुमने वो भी अच्छा रिमोट चलिए मैं कोड लिखने का सवाल पूछूंगा आपको आज हमारे इंस्टीट्यूशन हम और आगे जाएंगे। यहाँ पर मैं यूजर नेम लिख रहा हूँ टीचर नेम लिख रहा हूँ अंडरस्कोर के साथ लिख दिया टीचर नेम में स्ट्रिंग बना दिया हम इसमें देखो तुम्हारे पास ये पूरा है कंसोल लेकर मैंने प्रिंट टीचर नेम उनको भी कर दीजिए हमें हेलो करना था मुझे हेलो क्या प्रिंट होगा हेलो सर सक्सेसफुली हो गया नाम चेंज करते हैं हेलो सर दिया गया हेलो सर कासिम कर दिया अब क्या प्रिंट होगा हेलो सर दिया हेलो सर कासिम कितने लोग मेरा प्रिंट हो जाएगा एफ स्ट्रिंग लगा वेरिएबल को यही किया मैंने जैसे किया चीज सर कासिम नहीं होगा सर सर ओके क्योंकि यहाँ पर प्रिंट में भाई वेरिएबल तो सही बना वेरिएबल में कोई गलती नहीं है यूज नहीं करा प्रिंट में तो हमने हार्ड कोडेड लिखा हुआ समझिए हमने कहीं वेरिएबल का नाम नहीं लिखा वेरिएबल का नाम को भी करा समझ देख लेगा वेरिएबल का नाम लिखिए अब क्या प्रिंट होगा सकासी हेलो टीचर नेम हेलो टीचर ने बड़ा सकासी सर जो आपने लिखा हुआ वही प्रिंट चलिए प्रिंट करिए हेलो टीचर नेम को आगे क्योंकि जो वैल्यू है ये डायनेमिक ये वैल्यू सर्च नहीं कर रहा है बल्कि कोटेशन देख रहा है ओपन और क्लोज यहां से ओपन और क्लोज इसमें जो लिखा हुआ है उसको प्रिंट करके उसके बाद से लेना देनी नहीं है कि मुझे जाकर टीचर नेम जाके ढूंढ के लाना ये ढूंढ के कब लाएगा जब मैं इसको बोलूं सर्च करने और ये सर्च जब भी करेगा तब मैं कोटेशन के बाकी इसको और मैं कैसे लिखूंगा उस कोटेशन के बारे में बस तो ऐसे लिखूंगा कोटेशन है हेलो वाली कोटेशन एंड करी यहां मैंने प्लस लगाया अब मैंने कह दिया कि हेलो जो है कोटेशन में मतलब मेरा अपना बनाया टेक्स्ट है टीचर नेम जो पर्सन टाइप करके लाएगा क्योंकि कोटेशन में नहीं है तो सर्च करेगा और यहां पर जब मैंने करा तो हेलो
सरकार से प्रिंट होता है। आगे से अगर मैं इसको एम सी के तरीके से लिखूं तो मैं कैसे लिखूं? कर्ली ब्रैकेट में कर दे सर। प्रिंट ओपन ये से एफ डबल कोट्स हेलो हेलो ऐसे नहीं होता है। ये मैं की जगह मैं यहाँ पे पहले ब्रैकेट बनाऊंगा फिर मैं इसमें सेंड लिखूंगा। अब दोनों जगह सेंड प्रिंट होगा। दिक्कत नहीं चलेगा जब उसको हेलो सरकार यस इसी तरह का अगर मैं यहाँ पे सारी हेलो चीजें सरकार भी इसको अब करना दोनों जगह सेंड प्रिंट होगा। नहीं हुआ ये नीचे वाला चेंज होगा ऊपर वाला अलग होगा। सेम होगा नहीं सेम होगा क्योंकि दोनों अप्रोच डिफरेंट है लेकिन रिजल्ट सेम है। मैसेज तो आया ये आपने कॉन्केटिनेशन करी या आपने जनरेटिंग करी है, दोनों में आपको कॉन्केटिनेशन कामयाब हो गई है क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्केटिनेशन 10 से आपने करी है, यहाँ पर टेम्पलेटिंग की मदद से वो आपको वेरिएबल सर्च करके ला के देगा तो ये आपको प्रिंट यहाँ पर किसी का कोई सवाल है जी? फास्ट रखा हुआ है टाइमिंग बनने के तो सारा फायदा है, हमें अलग से टाइमिंग लगानी पड़ती है, उन्होंने उसको फास्ट रखा हुआ है, लाइट वेट रखा हुआ है। टाइमिंग अभी तो दिखाई दे रहा है टाइपिंग यहाँ मैं सवाल रिपीट कर दूं ताकि थोड़ी लास्ट कॉन्टेक्ट में उनका सवाल जो है बेसिकली वो आप अगर थोड़ा सा सर्चिंग करोगे डिटेल में तो आपको जवाब मिल जाएगा लेकिन इसका वैसे मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक से ताल्लुक नहीं फिर भी सर बता देंगे। सवाल ये है कि पाइथन डायनेमिक है, अब हमने अलग से टाइपिंग लगाई तो पाइथन वालों ने इसको क्यों डायनेमिक रखा, अब हमें टाइपिंग कैसे लगानी पड़ेगी और अगर डायनेमिक में फायदा है तो फिर हम टाइपिंग क्यों लगाएंगे? पाइथन और जावास्क्रिप्ट दोनों डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, डायनामिक का मतलब है रन टाइम पे डिफाइन होगा तो कोड चलेगा, जैसे टाइप होगी वैसे डेटा टाइप रन टाइम पे ही असाइन कर दी जाएगी। इंटीजर है तो इंटीजर, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, डेट टाइम है तो डेट टाइम। तो टाइप हैंड्स की जरूरत क्यों पेश आई? हम जब बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, पैकेजेस बनाते हैं, डेवलपर कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो डेवलपर है कोडिंग करते वक्त उसको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन जो है इसमें किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, जब उसको पता नहीं होता तो प्रोग्रामिंग करते वक्त वो गलतियां कर सकता है, बेतहाशा चीजें कर सकता है कि उसमें जाना था स्ट्रिंग फंक्शन आपने बनाया था नेम कॉन्केटिनेशन के लिए, उसको कैपिटल में करने के लिए, उसको अपर करने के लिए, जैसा कि कोई और फंक्शनैलिटी अप्लाई करने के लिए, और आपने कॉल करते वक्त उसमें डाल दिया इंटीजर। गलती किसकी? डेवलपर की। उस गलती की बुनियाद पे क्या हुआ कि जब एरर आएगा दोबारा से बैक ट्रेस करूंगा कि किस वजह से है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने टाइप प्रिंट किया हुआ है तो आप जैसे ही वैल्यू डालने लगे तो उस वक्त बता देना इसमें कौन सी डेटा टाइप चल रही है। अभी भी आप देखिए पाइथन 3.12 उसके बाद वो जितने भी फंक्शन बना रहे हैं वो टाइप प्रिंट्स में खुद बता रहे हैं। आपको नहीं है कि आप प्रिंट फंक्शन में स्पेस टैब दबाइएगा, प्रिंट का फंक्शन है एक बनाएं और राउंड ब्रैकेट ओपन करते ही देखिए कि टाइप सेंस राउंड ब्रैकेट ऊपर देखें इसके टाइप सेंस आ गए। स्ट्रिंग में क्या शो होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ आ रहा है टैग्स, अच्छा यहाँ पर प्रिंट का फंक्शन है इसके बाद में बता रहा है ओके। अच्छा, तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो आ रही है कि इस फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे ही उसको पता चल जाता है कि डेटा टाइप क्या होता है, टाइप भी बता रहे हैं ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैल्यूज जाएगी और उसके अंदर ऑब्जेक्ट जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है आपके पास? स्ट्रिंग, ऐसे ही। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप पास कर रहे हैं, सेपरेटर आपके पास क्या है? सेट जाता स्ट्रिंग और उसकी बाइट फॉर वैल्यू नन है, ये सारे के सारे पैरामीटर्स के अंदर क्या होगा? सेट में। अच्छा, तो ये डॉक्यूमेंटेशन में ही जब हमारा डेवलपर हमारे कोड को इस्तेमाल करेगा उसको ये पता चलेगा, फिर उसके बाद भी वो गलती करे तो सबको एरर आती है। तो बड़े प्रोजेक्ट से जब भी काम किया जाता है टाइप के साथ ही किया जाता है। आपके जितने भी पुराने लाइक मैच्योर डेवलपमेंट हैं वो सारे के सारे टाइप के साथ ही काम करें। जावा हो गए, डॉट नेट हो गई, तो
उस प्लेटफॉर्म से आने वाले जो बड़े प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे, देखो हेलो वर्ल्ड का ना छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना पाइथन में बहुत आसान है, तो डायनामिक लैंग्वेज से बहुत जल्दी बन जाता है। लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जिसके अंदर आपकी 20-20 हजार लाइन्स होती है, 20,000 आपकी जो लाइन्स है, तो जरा बैक क्लास कहना उनकी लॉजिक को समझना इतना मुश्किल तरीका है। तो टाइप से पूरा ऑब्जेक्ट आपने बना दिया हो, तो आपको पता है कि किस वक्त कौन सा डेटा टाइप आपके पास है, तो फायदे, वरना हमें कोई जरूरत नहीं, हम भी डायनेमिक पाइथन के ऊपर काम करते हुए आ रहे थे। तो देखो एडॉप्शन हम बार बार कह रहे हैं कि थोड़ी सी मुश्किल है। जितने भी लोग हैं जो पुराने पाइथन पे काम करने वाले, यहाँ पे भी काफी लोग बैठे हैं, उन्होंने बिना टाइप के साथ किए काम हुई, और अब यहाँ पे एडिशनल एफर्ट्स आपसे करवाई जा रही है टाइप के साथ। क्यों? उसकी वजह है आप लैंग चैन पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं, दुनिया के जितने ओपन सोर्स बड़े स्टार्टअप हैं उनका आप सोर्स कोड जाएंगे, सोर्स कोड जो है उन्होंने टाइप हैंड्स के अंदर भी लिखा है। तो हमारा कोड वर्ल्ड लेवल के मुकाबले में होना चाहिए। बस पर डायनामिक करना चाहो कर लो, मना नहीं, लेकिन आदतें चेंज करना चाहिए, अच्छी आदतें अपनाना चाहिए। तो हम अच्छी आदतें हम पे अपना। ओके, आगे चलते हैं। ये एफ स्ट्रिंग किया हुआ है, दूसरा भी एफ स्ट्रिंग किया हुआ है। एफ स्ट्रिंग से सबसे बड़ा फायदा हमने लास्ट या सेकंड लास्ट जो क्लास हुई थी उसके अंदर एफ स्ट्रिंग को डिटेल में पढ़ा था। एक कॉन्केटिनेशन आया सबसे पहले, सी के स्टाइल में आया, फिर प्लस की ऑपरेटर के जरिए कॉन्केटिनेशन आपने सीखा, फिर उसके बाद आपने डॉट फॉर्मेट का मेथड सीखा था, फिर उसके बाद मैपिंग फॉर्मेट का भी एक फंक्शन है, और सबसे आखिर में जो आपकी जिंदगी आसान की होगी इसलिए एफ स्ट्रिंग है कि डायरेक्टली ना टाइप कास्टिंग की टेंशन, ना आपके प्लेस ऑर्डर्स की टेंशन, जस्ट जहां पे भी आपको वेरिएबल चाहिए वहां पे ब्रैकेट्स लगाएं, शुरू में एफ लगा दें बॉडी के स्टार्ट से पहले, अब कहीं पे भी जो वेरिएबल आए वहां प्लेस कर दें, तो बहुत उसकी डायरेक्टमेंट्स उसकी सारी चीजों को मैनेज करेगा। ये काम हमने बहुत डिटेल में सीखा। अच्छा, कैश सेंसिटिव, हमें पता है वेरिएबल का नाम कैश सेंसिटिव होता है। कैश सेंसिटिव का मतलब है जीनोम हाइट जो है वो आपने स्मॉल में वेरिएबल बनाया था, अब जीनोम आपने कर दिया हाइट स्पेलिंग सेम है, क्योंकि अभी तक तो हम इंग्लिश में पढ़ते हुए आ रहे थे कि यार कासिम क्यू स्मॉल में लिखो या क्यू कैपिटल में लिखो, कासिम तो कासिम, और दोनों का मतलब है आप लाइक कासिम की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कैपिटल स्मॉल से आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पाइथन कैश सेंसिटिव है। कैश सेंसिटिव का मतलब जो चीज कैपिटल में वो कैपिटल में, जो स्मॉल में वो स्मॉल में, एक भी मिस करेंगे तो एरर जनरेट होगा। का इंटेलिजेंस आने के बाद भी जिंदगी आपके साथ होगा। नॉट पैड पे जब हम कोडिंग किया करते थे उस वक्त ये चीजें खुद याद रखना पड़ती है। तो यहाँ तो हम जानबूझ के गलती की है, लेकिन पाइथन में जब आप कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, जी लिखने के बाद जैसे ही आप दूसरी स्पेलिंग यानी एंड लिखेंगे तो पूरी स्पेलिंग आ जाती है, आप उसको ड्रॉप डाउन करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जिंदगी बहुत आसान, मतलब पहले की गलतियां हम बहुत किया करते थे। ऊपर वेरिएबल जीनोम जो है आपने स्मॉल में लिखा, लेकिन कॉल करते वक्त जी कैपिटल कर दिया, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे एरर जनरेट होगा, उसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है नेम एरर के कैपिटल जी वाला हमारे पास जीनोम हाइट का वेरिएबल मौजूद नहीं है। अच्छा, ये जो होता है ना प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या है? आप वेरिएबल एक जगह असाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं। तो आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, डिक्लेयर का मतलब ये वेरिएबल का नाम क्या होगा, उसकी डेटा टाइप क्या होगा, फिर इक्वल टू के साथ उसको असाइन कर। तो पाइथन के अंदर पुरानी लैंग्वेजेस के अंदर सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर अलग किया जाता था, उसकी वैल्यू अलग असाइन की जाती थी, और कॉलिंग सबसे अलग, जहां पे भी आप उसको कॉल करेंगे वहां पर उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो तीन चीज होती है वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वेरिएबल को असाइन करना और वेरिएबल को कॉल करना, तीन चीज। पाइथन के अंदर देखा जाए वेरिएबल डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों चीजें एक साथ होती है। आपने कहा नेम कॉलन एस्ट्रियम, तो नेम वेरिएबल का नाम है, डिक्लेरेशन डेटा टाइप कौन सी है, स्ट्रिंग, इक्वल टू के बाद जो आप उसकी वैल्यू डालते हो क्या होगी, असाइन। तो तीनों चीजें को दोनों चीजें एक साथ होती है। अच्छा, फिर क्या होता है, आप एक मैसेज बनाते हैं हेलो, हेलो के बाद जो भी प्लेस होल्डर वेरिएबल है
वो आप पहली प्रैक्टिस कर लेंगे। प्लेस होल्डर का मतलब लास्ट क्लास में भी हमने बहुत डिटेल में सीखा था, प्लेस को होल्ड करने वाला, यानी प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें लिखा हुआ दिख रहा है हेलो करके ब्रैकेट्स लाइक नेम या स्टूडेंट नेम, लेकिन जब वो कोड हम चलाते हैं तो कोडिंग करते वक्त वो प्लेस होल्डर है, यानी इसका मतलब है इसकी जगह जो इस वेरिएबल में वैल्यू होगी वो नजर आएगी। तो प्लेस होल्डर का मतलब आपको पता होना चाहिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वेरिएबल को असाइन करना, वेरिएबल को कॉल करना। कॉल करते वक्त वेरिएबल जब किसी स्ट्रिंग के अंदर आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉन्कैटिनेशन के कोड का इस्तेमाल करें या पाइथन के किसी भी स्टाइल से जो आपने कॉन्कैटिनेशन के तरीके सीखे थे, उन तमाम तरीकों में कॉल करते वक्त वेरिएबल एज अ प्लेस होल्डर हम रखते हैं। प्लेस होल्डर का मतलब है जब ये रियल कोड चलेगा, प्रोग्रामिंग का कोड चलेगा, तो रियल मैसेज जो होगा इसकी जगह उसकी वैल्यू क्या है। प्लेस होल्डर नाम कुछ और दिख रहा है लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो कुछ और नेम दिख रहा है, लेकिन जब आप प्रिंट करवाएंगे तो नेम की जगह क्या लिखा हुआ है मोहम्मद कासिम, या जो भी इसकी वैल्यू आपने उसमें असाइन की, ठीक है। तो इस वक्त जैसे जीनोम जैसे टीचर है, ये क्या है, लाइन नंबर 1 के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर होना है, टीचर नेम कॉलन एस, ये डिक्लेरेशन है। इक्वल टू के बाद आप जो वैल्यू डालेंगे वो क्या हो रहा है, असाइन होगी उसकी वैल्यू। और फिर लाइन नंबर 2 में और 3 के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, 2 और 3 के अंदर इसको कॉल किया जा रहा है। कॉल करते वक्त टेक्स्ट के साथ जोड़ के उसको एज अ प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर का मतलब कि प्रोग्रामिंग करते वक्त मैं देख रहा हूं कि टीचर नेम, इसका मतलब है टीचर नेम के अंदर जो मेमोरी में वैल्यू मौजूद है वो क्या है। तो प्लेस होल्डर जब वो कोड चला तो टीचर नेम में सर हमजा मौजूद था, कोड जब चला तो आप देख सकते हैं कि सर हमजा। प्लेस होल्डर ऊपर कोडिंग करते वक्त कुछ और दिख रहा है, लेकिन जब कोड चलेगा तो प्लेस होल्डर आपकी वैल्यू को प्लेस क्या करता है, होल्ड करके रखता है उस जगह पे, और जब रियल डेटा चलता है एग्जीक्यूशन होती है उस वक्त उसकी रियल वैल्यू मेमोरी से उठा के लाता है, ठीक है। प्लेस होल्डर का, वेरिएबल डिक्लेरेशन का और असाइन करने का, ये तीनों चीजों का जस्ट पता होना चाहिए। ना भी पता हो तो काम होना चाहिए, हमें पता वेरिएबल बनाना चाहिए, वेरिएबल को कॉल करना चाहिए, बाकी प्रैक्टिकल जितना जाने अच्छा है, ना जाने काम कर लिया क्लाइंट आपको पैसे देगा, बैंक में पैसे आपने डॉलर। नेक्स्ट, अच्छा अब जो काम हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल हमने बनाना सीखा, वेरिएबल की वैल्यू दोबारा हम इक्वल टू लगा के अगर वैल्यू डालते हैं तो हमेशा क्या होता है, पुरानी वैल्यू खत्म हो जाती है और जो नई वैल्यू डाली जाती है वो आ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, ओवरराइड करते हैं, वेरिएबल को ओवरराइड कर दिया। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा टीचर नेम इज इक्वल टू, वहां पे डाल दिया सर दिया, फिर दोबारा आपने टीचर नेम इज इक्वल टू वहां पे डाल दिया लाइक सर अमीन, और इसी तरह सर इनाम, मुख्तलिफ जगहों पे टीचर नेम और उसकी वैल्यू पहले कुछ और बाद में कुछ और और लास्ट में कुछ और। वेरिएबल का रूल ये है जो लास्ट में आप वैल्यू असाइन करते हैं वो वैल्यू ले, यानी मैं कह रहा हूं कि भाई आपकी क्लास को सर जिया पढ़ाएंगे तो पहली क्लास में मास्टर बच्चेवाल, अब कहते हैं कि सर इनाम पढ़ाएंगे तो अब सर इनाम पढ़ाएंगे, फिर कहते हैं सर अमीन पढ़ाएंगे, तो वहां पे क्या हो रहा है कि लास्ट में जो हम ओवरराइड करते जा रहे हैं टीचर को, जो लास्ट वाला वेरिएबल होगा टीचर का वो वैल्यू रहेगा। तो अब लास्ट के अंदर जो मौजूद है, जब भी मैं पूछूंगा कि कौन से टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो वो लास्ट वाले जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी या जिसने भी आपकी लास्ट क्लास की होगी आपको याद है। तो वेरिएबल के अंदर रूल, अच्छा देखिए रियल वर्ल्ड में ही ओवरराइडिंग जो है, मैं किसी भी एक चीज के बारे में बोलूं कि यार शाम में हम खाने का प्लान करते हैं और खाने के प्लान में मेन्यू को डिसाइड करते हैं। अब मेन्यू डिसाइड किया कि चलो बिरयानी खा राशि की सब्जी फेमस, कोई मना ही नहीं कहता, कुछ ना समझ आए बिरयानी। अच्छा, किसी ने कहा नहीं मलिक की निहारी खा, किसी ने कुछ और ऑप्शन दिया। अच्छा देखिए वेरिएबल है खाना और उसकी वैल्यू असाइन डिसाइड किया कि हम क्या खाने जा रहे हैं, मलिक की निहारी, ठीक है। फिर उसके बाद किसी ने कहा कि अफगानी रोटी खाते हैं,
तो इलास्टिक चलते हैं। अच्छा फिर किसी ने कहा कि बिरयानी खानी है तो कौन सी है? नई बिरयानी। ठीक है, मींस अब वेरिएबल खाना है लेकिन क्या हो गया उसकी वैल्यू चेंज। फाइनल यहाँ से निकलते वक्त 6 महीने जब छुट्टी हुई तो हमने कहा अपने घर पे आके ही खाना खाएं। ठीक है, तो हुआ क्या कि आपके वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी और एंड के अंदर जो आखिरी आपके पास वेरिएबल पे डिसाइड किया वो लास्ट वैल्यू आई। ठीक है, कि इनका खाना खाएं सबसे अच्छा है सेहतमंद। तो मैं बाहर के खानों की आपको नहीं कर रहा, अच्छे खाने आपके सेहत खराब हो जाए जायके तो अच्छे होते, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि मेरे दोस्त है सलमान सलानी की फैमिली में भी शामिल हैं, उनके भाई को 22 साल की उम्र में कैंसर हो गया। दिल्ली में तो बाहर दिल्ली और कैंसर की बुनियादी वजह बहुत सारी है वैसे तो, लेकिन जो आपके प्लास्टिक वगैरह की यानी जो भी आपके स्टफ्स हैं जिनमें खाना खाते हैं बड़ा खतरनाक है, तो इससे अवॉइड करें, कोशिश करें। अच्छा है तो खाने खाएं, अच्छे खाने खाएं। तो हमने कहा वेरिएबल खाना और उसकी वैल्यू हम डिसाइड करते जा रहे हैं, पहली दूसरी तीसरी जो आखिरी बात कही जाएगी उसको फॉलो करें। तो यही वेरिएबल है कि हम पाइथन पढ़ेंगे। अब डिसाइड हो रहा है कि हम पाइथन क्यों पढ़ेंगे। हमने कहा कि पाइथन का 3 का वर्जन आया था 3.1 3.2 3.12 इस वक्त मौजूद है, 3.9 3.12 जो वर्जन है इस वक्त हमारे पास मौजूद है। तो 3.13 आने वाले नहीं आते, लेट्स चेक करेंगे। तो 3.13 लेटेस्ट वर्जन हम कंसीडर करते हैं, हर वर्जन में कोई ना कोई चेंजेस होते हैं। तो 3.9 के बाद या ऐड के बाद टाइप हैंड्स जो है वो मुताबिक होते हैं। इस वक्त टाइप हैंड्स जो मैच्योर हो गए डिफॉल्ट आपकी कनेक्ट करी गई वो 1 से कनेक्ट की बात 3.1। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है वेरिएबल रियल वर्ल्ड में भी एक ही चीज के बारे में बात करता हूँ कि यार एक गिलास पानी ले आना नहीं, हाफ गिलास ले आना नहीं, आपका 1/4 आपका जो पार्ट है 25% इतना पानी लेना। तो आपकी लास्ट में बात की जाएगी आप उसको बोलो, यही इंटरप्रेट है। अब तो पहला कुछ और का वेरिएबल का नाम, दूसरा कहा उसको अपडेट कर दिया, तीसरा कहा उसको अपडेट कर दिया। तो अपडेट करने को हम कह देते हैं ओवरराइड। तो ओवरराइड कर देता है वो किसको, आपके वेरिएबल। अब इसकी एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, इंट आपने स्कोर के नाम का एक वेरिएबल बनाया, डेटा टीचर बताया और वैल्यू असाइन की 0 और उसकी वैल्यू असाइन करके हमने पेजेस को प्रिंट करवा दिया, यानी कॉलिंग तीनों चीजें 2 लाइन में होंगी, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल असाइनमेंट और वेरिएबल कॉलिंग। फंक्शन में भी ये 3 चीजें होती। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जब इसको कॉल किया तो 0 वैल्यूज निकालिए, नीचे जो प्रिंट का फंक्शन है वहां पे ऐसा प्लेस होल्डर है तो स्कोर टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, स्कोर की जो वेरिएबल की वैल्यू 0 है प्रिंट में हमें नजर आ रहा है। अच्छा अब देखिए नीचे हम आते हैं ओवरराइड के कांसेप्ट पे। हमने कहा स्कोर इज इक्वल टू 6, तो स्कोर इज इक्वल टू 6 का मतलब क्या है, पुरानी वैल्यू को खत्म कर दो नई वैल्यू लिखो। मेमोरी एड्रेस हमारा सब कुछ वही है, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई, वेरिएबल का नाम भी वही है, फिजिकल लोकेशन में भी वहीं पे जाना था वहीं पे, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ओवरराइड। तो ओवरराइड हो गया, आपने उस वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अच्छा फिर दोबारा आपने कहा स्कोर प्लस 6, ये इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्ट प्लस इक्वल। हमने लास्ट क्लास के अंदर यकीनन ऑपरेटर्स पढ़े थे, है ना, तो उसके अंदर असाइन ऑपरेटर अभी तक आपने इक्वल टू देखा था, उसके अलावा भी असाइन ऑपरेटर थे, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, मॉड्यूलस इक्वल, फ्लोट डिवीजन इक्वल। ठीक है, तो हमारा ये जो वेरिएबल है प्लस इक्वल, कुछ याद है क्या काम करें? जी सर, क्या बोलते हैं? तुम्हारे पास मोबाइल है ना, मोबाइल है तो पुराना जो वेरिएबल था आपके फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या की थी, असाइन की थी, उस वैल्यू को उठा के उसके साथ कोई कैलकुलेशन जो नई वाली आप करवाना चाहते हैं। तो इसका क्या मतलब है, हमारी इस कैलकुलेशन का हमने कहा स्कोर का जो वेरिएबल है उसको आप ओवरराइड करो, इक्वल का मतलब ये स्कोर की जो पुरानी वैल्यू इक्वल टू के फौरन बाद जो दूसरा स्कोर लिखा है, इसका मतलब है ये प्लेस होल्डर, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है वही उसकी वैल्यू क्या होगी
रीडिक्लेयर हो रही है या रीअसाइन हो रही है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं इक्वल टू से पहले वाला जो वेरिएबल है वो वेरिएबल इक्वल टू के बाद जो लग रहा है वो प्लस होल्डर के तौर पे कॉल हो रहा है, और फिर उसके बाद प्लस आपने क्या कर दिया 6। तो यहाँ पे लॉजिक क्या परफॉर्म है कि स्कोर का वेरिएबल को आप रीअसाइन करो स्कोर की पुरानी वैल्यू जो कि 6 है प्लस होल्डर है, तो जब ये रन होगा एग्जीक्यूशन होगी तो स्कोर की जगह आएगा 6 और उस 6 में प्लस कर दो 6, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 12 आ जाएगा ना, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट वाली जो लॉजिक है आपकी यही वाला सेट था कि यार आप वेरिएबल को अपडेट भी कर रहे हो और पुरानी वैल्यू के साथ रीअसाइन भी कर रहे हो या कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो इसको असाइन कर दो प्लस पर। तो 12 वेरिएबल का नाम कौन है? हम पाकिस्तान में, दुनिया में इंसान ऐसे सारे इंसान पाकिस्तान में कि मेहनत कौन करे, इतना बड़ा नाम स्कोर के वेरिएबल का 2 दफा क्यों नहीं, तो उसको उन्होंने क्या किया आसान कर दिया प्लस। इसका भी सेम वही काम है कि पुरानी वैल्यू को लेगा और नई वैल्यू का जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहे वो परफॉर्म करेगा। तो पुरानी वैल्यू 12 थी और नई वैल्यू आप ऐड करना चाहते 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 16। तो ये लॉजिक भी यकीनन मुश्किल नहीं, लास्ट क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ी थी तो अब तो कोई मुश्किल। नेक्स्ट ये क्या करेगा प्लस इक्वल 100 कर देगा, ठीक है। तो पुरानी वैल्यू इस फॉर्म में क्या मौजूद है, तो आंसर क्या होना चाहिए 116, ठीक है। अब क्या हुआ, नीचे वाली जो लॉजिक 300 से चेक किया जा रहा है 460। अच्छा ये डिपेंड करता है करंट वेरिएबल में क्या है। अब हो सकता है आपने 3 से लॉजिक स्टार्ट किया हो, सर आपके नंबर और हमारे नंबर में तो जमीन आसमान का फर्क है, तो सबसे पहले जो आपने वेरिएबल असाइन किया है ना लॉजिक वहां से स्टार्ट करो। ये सिंपल सा एफ स्ट्रिंग है ना। अच्छा अब यहाँ पे जो चीज है आप कैलकुलेशन करते हुए आ रहे, स्कोर में कैलकुलेशन हुई 10 स्टेप पे कैलकुलेशन। हमने कहा कि सबसे पहले आपको सर बंदा पढ़ाएंगे, फिर हमने कहा कि नहीं सर नाम पढ़ाएंगे, फिर हमने कहा कि सर अमीन पढ़ाएंगे, तो फाइनल जब डिसाइड हुआ कि सर अमीन आपको पढ़ा रहे हैं, तो अब क्या हुआ, अब फाइनल जो वैल्यू है उससे आगे अब कहीं भी आपसे पूछा जाएगा कौन पढ़ा रहे हैं, तो आप जो लास्ट टीचर नेम आपको बताया वो आपको पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज हो रही है कि स्कोर की जो लास्ट वैल्यू है कैलकुलेशन के बाद आप कहीं पे भी आप कॉल करेंगे कि स्कोर्स के अंदर क्या मौजूद है, तो आंसर क्या आएगा, जो भी लास्ट अपडेटेड वैल्यू थी वो वैल्यू क्या आएगी। अब 100 दफा कॉल करेंगे हम जानते हैं नेमिंग कन्वेंशन लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस की थी। नेमिंग कन्वेंशन नाम रखने का तरीका, माय नेम या माय स्कोर, तो माय और स्कोर के दरमियान वेरिएबल के नाम के दरमियान क्या आ गया है स्पेशल कैरेक्टर, इसका स्पेशल नाम। तो अब जब स्पेशल कैरेक्टर आ गया तो ये नेमिंग कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी है, तो इसका मतलब है इसको यहाँ पे क्या होगा वेरिएबल असाइन नहीं होगा। तो जब कोड को चलाते हैं इनवैलिड सिंटैक्स, क्यों, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे कि वेरिएबल बनाने क्या कर, दो वेरिएबल एक साथ कैसे बन सकते हैं। हाँ उसका एक तरीका हम बताएंगे, लेकिन अभी तो बन सकते हैं। माय को अलग कंसीडर कर रहा है, स्कोर को अलग कंसीडर कर रहा है, फिर कॉलर और आईडी का सिंटैक्स तो ये जानता है, लेकिन माय स्पेस स्कोर ये दो चीज क्या है इसको नहीं पहचान पा रहा, क्योंकि सिंटैक्स के खिलाफ वर्जी कर रहा है, नेमिंग कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो स्पेस कभी नहीं आता। तो अगर आप माय और स्कोर के दरमियान या तो स्पेस खत्म कर दें या अंडरस्कोर लगा दें तो वो एरर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो नेमिंग कन्वेंशन के ऊपर भी हमने तस्करा किया है ना बार। नेमिंग कन्वेंशन पता है ना, क्या वेरिएबल के नाम के अंदर या फंक्शन के नाम के अंदर स्पेशल कैरेक्टर आ सकता है? जी दोस्तों आ सकता है? नहीं। अच्छा क्या वेरिएबल के नाम के स्टार्ट में नंबर्स आ सकते हैं? नहीं। बस यही नेमिंग कन्वेंशन याद रखें बस, बाकी आप p की ऐड
नेमिंग कन्वेंशन लिखे गूगल के ऊपर आते हैं ना, इससे ही पता चलता है कि आप पाइथन के सीनियर डेवलपर हैं या जूनियर। वो कैसे? जब आप नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड क्या नाम रखने का तरीका। अब जितने भी जावास्क्रिप्ट के यहाँ पे लाइक डेवलपर्स बैठे हुए हैं, प्रोग्रामिंग करने वाले बैठे हैं, उनको जब भी वेरिएबल बनाने देगा तो माय स्केल, वो माय स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल का एस कैपिटल लिखेंगे, तो कैमल केस जो होता है उस केस में तो वेरिएबल का नाम लिखो। तो मैं उनके लिखने के तरीके से पहचान जाता हूँ कि ये जावास्क्रिप्ट पर काम करने वाला शख्स, ठीक है। और पाइथन वाला जो होगा वो स्नैक केस के हर वर्ड के दरमियान अंडरस्कोर लगाता है, तो उसके नाम लिखने के तरीके से मैं पहचान पाऊंगा कि ये प्योर पाइथन वाला, ठीक है। तो आपके लिखने के तरीके से पता चल जाता है, बोलने के तरीके से पता चल जाता है, बताने के तरीके से पता चल जाता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस। तो ये चीज यहाँ से आपको पता चलती है। तो यहाँ नेमिंग कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हुई जिसकी वजह से एरर आ रहा है, एरर हम ढूंढ लेंगे। सॉल्व करना चाहेगा आप लोग सॉल्व रेडी कैसे करवा देंगे, वो तब आपके लिए बच्चों के लिए जब आपने कार्ड बनवा लिए इतने कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और बेचना भी स्टार्ट कर दी। मैंने सुना है ग्रुप के ऊपर लोग प्रिंटिंग सर्विस भी दे रहे हैं कार्ड की। अमीन मुझे बता रहा था, अमीन ने देखी है चैट्स वगैरह, तो ठीक है बना के भेजने से। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एरर सॉल्व करवा लेंगे। अच्छा करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, एक नया सेल लेके और ऊपर वाली सेल ये तो आता है ना आपके। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई जो भी एरर है उसको सॉल्व कर दो। उसने बिल्कुल, वो तो पाइथन का एक्सपर्ट था ना, उसने पाइथन की नेमिंग की, मतलब मैं आपको बोलता फिक्स कर दे, आप मतलब उस पर स्पेस को रिमूव कर देते या कैमल केस में लिख देते, तो सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, कोड चलाएंगे, सॉल्व हो चुका है। अच्छा किसी और ने और भी कोशिश की थी मुख्तलिफ स्टेप्स के जरिए, तो आपने जो ये प्रॉम्प्ट लिखा ऊपर वाला भाई ये कोड क्यों काम नहीं कर रहा, तो उसको उसने नीचे वाला प्रॉम्प्ट ऊपर लिख दो, ये साइन प्रॉम्प्ट। ठीक है दोस्तों, उसका सॉल्यूशन दोनों बता रहे हैं, दोनों वैलिड। वैसे स्नैक टेस्ट को ज्यादा फॉलो करते हैं लोग, तो हम पाइथन का मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपके पास आ गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं। सही, अब ऐसी कोई भी कैलकुलेशन जो कि आप उस कैलकुलेशन के आउटपुट को मल्टीपल टाइम यूज करना चाहते हैं, इसकी बेहतर एग्जांपल है मार्कशीट आप लोग बनाते हैं, तो मार्कशीट के अंदर आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स जो है वो आप मे बी कहीं और इस्तेमाल करना चाहिए, परसेंटेज निकालने के लिए। परसेंटेज जब आपकी निकल जाती है तो उसकी बेस पे आप ग्रेड निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल मार्क्स जो है या ऑब्टेन मार्क्स जो है वो आप एक वेरिएबल में ताकि उसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। परसेंटेज एक वेरिएबल में रखें ताकि कहीं पे भी आपसे पूछा जाए कि आपकी कितनी परसेंटेज थी, या कहीं पे भी विजुअलाइज करवाना हो डैशबोर्ड पे, मार्कशीट पे, आपके सर्टिफिकेट पे, तो वो परसेंटेज हम इस्तेमाल कर सकते। इसका ग्रेड सैलरी वगैरह की बात करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस सैलरी होती है और क्या होती है नेट सैलरी होती है। तो आपकी बेसिक सैलरी के ऊपर जितने भी आपके अलाउंसेस और ग्रॉस सैलरी पे जितनी भी डिडक्शंस होती है,
पर्पस ये है कि ऐसी कोई भी कैलकुलेशन जो कि इन फ्यूचर आपको दो या दो से ज्यादा बार इस्तेमाल करें, आसान तरीके से 2 या 2 से ज्यादा बार कोई भी कैलकुलेशन आपने इस्तेमाल करके उसका सेम रिजल्ट, तो उसको आप इसमें ले लें इसी वे में। अब जैसे इन्होंने 49 डिवाइडेड बाय 7, आंसर आपके पास आ गया 7। ओके, अच्छा अब इन्होंने क्या किया, ऑटोस A is dog in dog क्या लिखा हुआ है, ऑटोस एज इन डॉग ईयर्स इन, ठीक है। तो आपके पास एवरेज एज वगैरह जो भी कैलकुलेशन वो निकालनी। अच्छा मींस हम स्ट्रिंग को नहीं लिखते, हम पर्पस पे आते हैं, कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी कैलकुलेशन हो सकता है। पर्पस क्या है कि आप 47 या 49 को डिवाइड कर रहे हैं इससे 7 से। अच्छा अब अगर ये वन टाइम होती तो आप यहाँ पे एवरेज स्ट्रिंग में पहले ब्रैकेट्स लगा के कैलकुलेशन परफॉर्म करवा के आंसर आ जाए। अच्छा अब यही सेम चीज इन्होंने क्या किया, नीचे आके क्योंकि मल्टीपल टाइम हमने यूज कर दिए, इसके और भी कैलकुलेशंस हो सकती थी जो इन्होंने नहीं करी। तो अब क्या हुआ, हमने डॉग एज डेटा टाइप इसके प्लॉट में और 49 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका जो भी आंसर है मुझे 10 दफा इस्तेमाल करना पड़ता, हमने इसको वेरिएबल में डाल दिया। अच्छा नीचे इन्होंने एग्जांपल दिखा दी, कीबोर्ड हम चलाते हैं, इससे नीचे वाली एग्जांपल में देखें 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट में 49 डिवाइडेड बाय 7, 49 डिवाइडेड बाय 7, 49 डिवाइडेड बाय 7। प्रॉब्लम समझें, क्योंकि ह्यूमन कोड राइट कर रहा है तो कहीं पे भी एरर आ सकता है। 49 को 47 अगर आपने कर दिया तो कैलकुलेशन में तो आप सोच रहे हैं कि ऑप्टेन मार्क्स आपके पास 49 था, लेकिन एक जगह पे एरर आ गया, अब आप पकड़ नहीं पा रहे, एक वैल्यू को मैन्युअली चेक करना पड़ेगा बिकॉज़ सेंट्रलाइज कोड नहीं था। तो 10 जगह अगर आपने वो कैलकुलेशन की है, सेम कैलकुलेशन आप सोचें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवीजन जो भी काम हुआ है उस सेम कैलकुलेशन को 10 दफा अगर आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो 10 जगह जाके चेक करो। मैथमेटिक्स टीचर के तौर पे सेम सवाल, अब सारे स्टूडेंट वही काम कर रहे होते हैं, 10 बच्चों की कॉपी चेक करना पड़ती है। तो वही वाला काम कि सेम सॉल्यूशन है, 10 बच्चों ने अलग अलग कॉपी में किया, 10 जगह पे अलग अलग जाके वो कैलकुलेशन चेक करना होती है, आपको चेक करना होता है। और एक आंसर आपने निकाला हुआ है, वो सेम आंसर से मैच होता है तो आप या तो उसके स्टेप्स देखते हो कि क्या स्टेप क्या क्या इसमें फॉलो किया, आंसर बाजू बात गलत भी आ रहे होते हैं तो आप स्टेप्स के बेस पे उनको नंबर्स असाइन करते हैं। तो दोस्तों या बहुत रिस्ट्रिक्ट टीचर होगा जो मेरा आंसर वही आंसर आएगा तो पास करूंगा, तो वो भी हो सकता है, दोनों आपकी मर्जी, आप कैसे वैलिडेट करते हैं। तो अभी कैलकुलेशन 49 डिवाइडेड बाय 7 3 टाइम्स हुई, तो अगर ये 10 टाइम्स आपके पूरे सिस्टम में इस्तेमाल होगी तो हर जगह पे जाके मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। अच्छा यही सारी चीज क्योंकि हमने एक वेरिएबल डॉग एज का बना लिया है, तो नीचे अगर हम आए इसी के नीचे यहाँ पे क्या इन्होंने एफ स्ट्रिंग को इस्तेमाल किया दोस्तों, और एफ स्ट्रिंग में वो कैलकुलेशन जो सेम कैलकुलेशन थी 10 दफा इस्तेमाल होती है, 15 दफा इस्तेमाल होती है, उसको वेरिएबल में डाला और उस वेरिएबल को उन 10 जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी जिंदगी को किस चीज से आसान है कि हर जगह इंडिविजुअल कैलकुलेशन करवाएं या सेम कैलकुलेशन को एक वेरिएबल में डाल के 100 जगह इस्तेमाल करें, कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है? भाई मैट्रिक के अगर मैं कहता हूं कि आपकी परसेंटेज क्या है, ठीक है, आप हर दफा अपनी मार्कशीट उठाएं, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 उसके ऑक्टेन मार्क्स निकालें, टोटल मार्क्स से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें और फिर मुझे क्या निकाल के बताएं परसेंटेज, या आपने एक दफा परसेंटेज निकाल ली और उसको अपने मेमोरी में वेरिएबल के तौर पर रखें कि मैट्रिक में मेरी परसेंटेज ये आई थी, इंटर में ये आई थी, ग्रेजुएशन में जो भी आपकी जीपीए थी और मास्टर में भी आपकी कुछ ना कुछ जीपीए बन जाएगी, तो पीएचडी तक भी शायद जाएंगे। तो जहां तक आपने स्टेप आगे बढ़ते रहे। अच्छा तो वो वेरिएबल्स में आपने क्या की वैल्यू स्टोर कर ली। अब आपसे कोई भी पूछता है कि भाई आपके इंटर में कितने मार्क्स आए थे, तो आप बोलते हैं बहुत ही खराब, ठीक है। तकरीबन क्लास में जितने लोग हैं इंटर के मार्क्स को उठा के देखिए बहुत खराब है, इंक्लूडेड मैं भी उसमें शामिल हूं, सर भी उसमें शामिल है।
कंटेंट के मार्क्स इतने बुरे होते हैं किसी को बताने में दिल नहीं करता, ठीक है। अच्छा, तो कहने का मकसद क्या, वेरिएबल में आपने साइन कर दिया, अदरवाइज जो पूरी कैलकुलेशन मार्कशीट उठाता, हर एक नंबर को क्या करता, मैं सम करता, डिवाइड करता, टोटल मार्क्स से अपने आप को परसेंटेज निकालते हैं। तो कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है, वेरिएबल में कैलकुलेट करके रख लेना, और जब भी आपसे पूछा जाए आप बता, तो यहाँ पे वही काम हो रहा है कि कोई भी कैलकुलेशन 10 दफा इस्तेमाल करनी है, आप उसको एक वेरिएबल बनाते हो, ठीक है, और 10 जगह उस वेरिएबल को कॉल करें एज अ प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे सैंपल रिजल्ट आ रहा है, लेकिन एफिशिएंट तरीका कौन सा, ऊपर वाला, ये तो दोनों एग्जांपल लिखिए, दो एग्जांपल जहाँ पे कैलकुलेशन 3 टाइम रिपीट हुई है, और दूसरा तरीका जिसमें वेरिएबल आपने बना के इस्तेमाल, कौन सा तरीका एफिशिएंट, पहला वाला दूसरा वाला, सेकंड वाले कितने लोग, और पहले वाले कुछ तो होंगे, कुछ लोगों ने हमारे जैसे किया, चलिए सेकंड वाले जो है हमारा क्या हुआ एफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन बार-बार नहीं है। अच्छा, फिर हम जाते हैं, अच्छा पैकेट का अगर देखा जाए ना, कंप्यूटर आपके स्ट्रक्चर में वेरिएबल की वैल्यू जो है वो देखें, कैलकुलेशन डायरेक्टली आपने मुख्तलिफ जगह पे की भी, उस वक्त कैलकुलेट करके वहीं पे आंसर आया। वेरिएबल में जो चीज आप बनाते हैं वो मेमोरी में जाके दोबारा उसको पॉइंटर्स को ढूंढता है, फिर उसकी वैल्यू उठा के वहां पे लाता है और फिर नजर आता है। तो डायरेक्ट वाली कैलकुलेशन देखा है बहुत फास्ट होती है, वेरिएबल वाली कैलकुलेशन जो होती है थोड़ी सी होती है, लेकिन कंप्यूटर हमारा इतना फास्ट हो गया है कि हम ये स्पीड को नहीं देखते, ठीक है। बहुत ही ज्यादा लो लेवल पर अगर आप प्रोग्रामिंग कर लिए, आपके लिए तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम चाहिए, तो फिर भाई ज्यादा कैलकुलेशन तो कर, लेकिन बेहतर और एफिशिएंट मैनेजमेंट जो है सिंगल वेरिएबल बना के मल्टीपल टाइम यूज करना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड वाली जो हमारे पास तरीका था वो हम इस्तेमाल करें। अच्छा, अब क्या ओवरराइट करना, तो 50 डिवाइडेड बाय 7, तो आपने क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल इस्तेमाल किया हुआ डॉग एज, आपको वो वेरिएबल जब चेंज होगा उसको अगर 100 जगह इस्तेमाल किया होगा तो उसका रिजल्ट भी 100 जगह चेंज हो जाएगा। इस चीज को जरा समझें, हम जब वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट में आपका जो लोगो होता है या आपकी वेबसाइट का नाम जो होता है, इवन आप जब लॉगिन होते हो अपने जीमेल अकाउंट से, किसी भी गूगल अकाउंट से, तो लॉगिन होते आपकी पिक्चर जो है गूगल की किसी भी सर्विस पे आप चले जाओ, क्या आपकी तस्वीर चेंज होती है, सेम आपकी पिक्चर आ रही है ना, प्रोफाइल पिक्चर, नॉट येट। तो आप प्रोफाइल पिक्चर जीमेल के अकाउंट से जाके चेंज करिए, जीमेल की एप्लीकेशन खोली हुई उस वक्त जाके चेंज कर दें, या गूगल ड्राइव खोली हुई है, गूगल कॉलेज खोली हुई है, किसी भी एप्लीकेशन जो आप ओपन की है सिर्फ पिक्चर जाके चेंज कर दें। तो आप मुझे बताएं, गूगल की किसी भी दूसरी सर्विस पे जाते हैं, क्या वहां पे आपको पिक्चर नजर चेंज हुई नजर आती है नहीं, जी दोस्तों, नजर हुई यानी चेंज आपको नजर आती है, उसकी वजह क्या है कि वो वेरिएबल होती है, एक जगह चेंज करने के बाद वो 1000 जगह पे अगर इस्तेमाल हो रही है तो 1000 जगह पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि आपकी जो डॉग एज का वेरिएबल था वो 3 जगह इस्तेमाल हुआ था, तो जब आपने एक वेरिएबल को ओवरराइड करवाया तो उसकी अपडेशन की वजह से 100 जगह पे जहां वो इस्तेमाल हो रहा है उन सब जगह पे अपडेशन हो जाएगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेक्शन, यहाँ पे वो चेंजेस नजर आएंगे, सही वेरिएबल से ऊपर बनाए थे लास्ट जो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है वो एज अ प्लेस होल्डर का प्लेस होल्डर, नाम को अपडेट किया, तो आप देखिए नेम कितनी जगह इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, 3 टाइम, तो 3 टाइम वो चेंजेस आ रहे हैं। नाम भी इतने प्यारे प्यारे को प्रोनाउंस भी किए जा रहे हैं, ऑटो लाइन, ठीक है। अच्छा, अभी आपके प्रैक्टिस जो कि यकीनन आप कर लेंगे, नीचे वाले जो कुछ नहीं करना है, वेरिएबल्स को उठा के आप देखो, ये वेरिएबल खाली था उसके साथ का नाम आप यहाँ पे असाइन कर दो, फेवरेट नंबर जो है इसमें असाइन करना है, आप सबका फेवरेट नंबर क्या है,
आप सबकी मैं कहता हूँ कि कॉमन कोई भी फर्नीचर सोचे माइंड में क्या आता है? कुर्सी। मैं कहता हूँ कि कोई भी आप फ्लैट या कोई भी आप फूल का नाम सोचे, गुलाब, है ना? अच्छा, ये आपके क्या है, लाइक जनरल इंटरेस्ट देखा जाए 90 to 80% लोगों की सेम लाइक जनरल नॉलेज होती है और जनरल सिलेक्शन, ठीक है? अच्छा, अब ये जनरल चीजें कि आप, मैं बोल रहा हूँ, आप कोई भी फूल का नाम सोच ले, आपने कहा दिल में सोचा गुलाब, 90% 80% ये तो सुना आपने गुलाब सोचा, ये सर तो जादू हो गया, ठीक है? फिर मेरा कोई कुर्सी का नाम सोचे आप, मीन्स फर्नीचर का नाम सोचा आपने, क्या सोचा? कुर्सी। क्या बात है यार, सर के पास कैसे नॉलेज आए? अच्छा, ये मोस्ट कॉमन इंटरेस्ट है। फिर होता यही कि आप बाबा जी बन जाते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद कुछ भी हो जाता है। तो मीन्स यार कॉमन इंटरेस्ट की बातें होती हैं जो कि आपसे करी जाती हैं और बहुत ज़्यादा आप फिर ना आप उसके ऊपर माइल हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि हर चीज़ को अच्छी तरह आप जांचें, परखें और उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाए। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई साइंस है, कोई ना कोई लॉजिक, ठीक है? खैर, आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये है कि बाबा जी मौजूद है, जनरली पे है, हम वो सब जानते हैं, हम उनसे सारे काम करवाते हैं। तो टास्क आपको दी गई है, वेरिएबल कंट्रीज विजिटेड, और इसी तरह क्या है, कंट्री टू विजिट, ये दो वेरिएबल बना लें और उसके बाद जो भी आपकी कैलकुलेशन है उनको प्लस करवा देना। तो ये टास्क, इस टास्क को अगर परफॉर्म करवाना है तो डायरेक्टली उठा के जनरली वेरिएबल इसको पास कर दें, वो आपको आंसर देंगे। तो ये टास्क आप लोग खुद परफॉर्म करिएगा, मुश्किल तो नहीं, ठीक है? खुद करें। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। इसको एक दफा रिवाइज करवा दें ताकि ना एक दफा रिपीट हो जाए। आगे है हमारा एग्जाम है ना आप लोग का, तो रेडी है, बस अभी बिल्कुल एग्जाम स्टार्ट कर दें। रेडी है ना हम लोग? जी। एक तो ब्रेक बुनियादी खाना ये तो पहला होगा आपकी ब्रेक, वो तो लेंगे ना, वो तो आगे लेंगे, अभी तो अभी कुछ चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, टीमर्स हमारे पास का कोड कनेक्टेड, आप में से कोई टीमर्स का फोन आके स्पेसिफिक रिवीजन करना है